अ वेरी गुड आफ्टरनून टू वन एंड ऑल प्रेजेंट हेयर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आईबीसी 2016 के बारे में, विच इज़ द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। एंड इस कोड में पढ़ने वाले हैं कि कोई जो कॉर्पोरेट डेटर या फिर कंपनी जो अपना डेट नहीं पे कर पाती है, तो उस केस में उसके अगेंस्ट कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस स्टार्ट हो सकता है, जिसके थ्रू वो रिवाइवल हो सकती है। अगर रिवाइवल नहीं हो सकती है तो उसके अगेंस्ट लिक्विडेशन ऑर्डर पास होगा। तो सबसे पहले इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि सेक्शन 271 ऑफ द कंपनीज एक्ट बात करता है कंपल्सरी डिलिस्टिंग के बारे में, कि एनसीएलटी वाइंडिंग कंपल्सरी वाइंडिंग अप के बारे में। एनसीएलटी वाइंड अप कर सकती है कंपनी को ऑन द पहले 6 ग्राउंड थे, अब 5 ग्राउंड थे। पहले जो सेकंड ग्राउंड था कि कंपनी अगर अनेबल टू पे डेट है, वो आईबीसी कोड 2016 में आ गया है कि कोई भी कंपनी अगर अनेबल टू पे डेट है और उसका डेट का अमाउंट 1 करोड़ और उससे ज़्यादा है, देन द रिवाइवल होगा उसका। अगर रिवाइवल पॉसिबल नहीं है, देन इन सच केस एनसीएलटी उसको वाइंडिंग अप का ऑर्डर दे देगी। सेक्शन नंबर आईबीसी कोड 2016 का सेक्शन नंबर 59 बात करता है वॉलंटरी वाइंडिंग अप के बारे में। अगर कोई कॉर्पोरेट डेटर या फिर कंपनी वॉलंटरी वाइंडिंग अप होना चाहती है, तो वही वॉलंटरी वाइंडिंग अप इस कोड में हो सकती है। तो रिवाइवल होगा सीआईआरपी अंडर द आईबीसी 2016 में। अगर रिवाइवल पॉसिबल नहीं हुआ तो फिर उसका वाइंडिंग अप हो जाएगा। देन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है कि आईबीसी कोड का ओवरव्यू समझते हैं। इसमें सेक्शन नंबर 1 से लेकर सेक्शन नंबर 255 तक सेक्शन है। सेक्शन नंबर 1 से 3 बात करता है बेसिक प्रोविजंस के बारे में एंड कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी मतलब सीआईआरपी के बारे में। सेक्शन नंबर 4 से लेकर 77 तक बात करता है रिवाइवल प्रोसेस देन द वाइंडिंग अप के बारे में। इसमें जो अथॉरिटी है एनसीएलटी, इसको एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी भी बोलते हैं। देन आता है इंडिविजुअल इंसॉल्वेंसी एंड पार्टनरशिप इंसॉल्वेंसी के बारे में। सेक्शन नंबर 78 से लेकर सेक्शन नंबर 187 तक बात करता है, जिसमें जो अथॉरिटी है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी डीआरटी है, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल। एंड इसमें देन आता है सेक्शन नंबर 188 से लेकर सेक्शन 199 तक आईबीवीआई के बारे में सेक्शन नंबर 199 से लेकर 205 तक आईपी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज के बारे में। नेक्स्ट मिसलेनियस प्रोविजन सेक्शन नंबर 188 से लास्ट सेक्शन 255 तक मिसलेनियस प्रोविजन है, जिसमें सेक्शन 208 से 206 तक आईपी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स के बारे में। सेक्शन 29 से लेकर 216 तक इंफॉर्मेशन यूटिलिटी के बारे में है। देन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ पे सेक्शन नंबर 1 से। सेक्शन नंबर 1 बात करता है शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट्स के बारे में। ये जो एक्ट है वो कहाँ पे एप्लीकेबल है, होल ऑफ इंडिया पे एप्लीकेबल है। देन सेक्शन नंबर 2 बात करता है एप्लीकेबिलिटी के बारे में। एप्लीकेबल किस किस के ऊपर है, कंपनी स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस के ऊपर, एलएलपीज एंड इंडिविजुअल एंड पार्टनरशिप फर्म, देन द पर्सनल गारंटर के ऊपर। इनके ऊपर ये जो इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड 2016 से एप्लीकेबल है। कंपनी के ऊपर, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस, एलएलपी, इंडिविजुअल पार्टनरशिप फर्म एंड पर्सनल गारंटर्स के ऊपर। देन आता है डेफिनेशंस के बारे में बात करते हैं कि कॉर्पोरेट पर्सन की डेफिनेशन के बारे में, कि कॉर्पोरेट पर्सन का मतलब क्या होता है। सेक्शन 3 सबसेक्शन 7 बात करता है कॉर्पोरेट पर्सन के बारे में एंड रेड विद सेक्शन 277 के साथ हम कॉर्पोरेट पर्सन की डेफिनेशन पढ़ेंगे। कंपनी कॉर्पोरेट पर्सन के डेफिनेशन में इंक्लूड होता है एलएलपी और एनी पर्सन जो कि इनकॉर्पोरेटेड है विद लिमिटेड लाइबिलिटी के थ्रू इनकॉर्पोरेटेड है, उसको भी कॉर्पोरेट पर्सन डेफिनेशन में इंक्लूड किया गया। बट शैल नॉट इंक्लूड फॉलोइंग पर्सन जो हैं जो कॉर्पोरेट पर्सन की डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं होता है। पहला है एसेट मैनेजमेंट कंपनी, कोई भी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी या कोई भी बैंक एंड एनबीएफसी या फिर इंश्योरेंस कंपनी, इनको कॉर्पोरेट पर्सन की डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं किया गया है। सेक्शन 227 बात करता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो किसी भी फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर को कॉर्पोरेट पर्सन की डेफिनेशन में इंक्लूड कर सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट हैड नोटिफाइड ऑन द 18 नवंबर 2019 में उनको नोटिफाइड भी किया था कि कोई भी एनबीएफसी या फिर कोई भी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जिसका असेट्स इक्वल टू या फिर मोर देन 500 करोड़ है, उस केस में वो आईबीसी कोड 2016 उसके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं सेक्शन नंबर 4 के बारे में। सेक्शन नंबर 4 बात करता है कि आईबीसी का जो कोड है इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड आईबी कोड,
वो कब ट्रिगर होगा? कोई भी कंपनी या फिर कॉर्पोरेट डेटर जिसका डिफ़ॉल्ट 1 करोड़ या उससे ज़्यादा है, उस केस में उसके ऊपर आईबीसी कोड एप्लीकेबल हो जाएगा। सबसे पहले उसका रिवाइवल किया जाएगा। रिवाइवल मतलब उसको उस डेट से बाहर निकाला जाएगा, सीआरपी प्रोसेस जिसको कहते हैं। सेक्शन नंबर 477 4 से लेकर 77 तक बात करता है। देन उसका लिक्विडेशन हो जाएगा। अगर वो रिवाइवल पॉसिबल नहीं हुआ देन लिक्विडेशन स्टेज स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं सेक्शन नंबर 5 बात करता है ऑपरेशन क्रेडिटर एंड फाइनेंशियल क्रेडिटर की डेफिनेशंस के बारे में। ऑपरेशन क्रेडिटर का मतलब क्या होता है? एनी पर्सन टू होम ऑपरेशन डेट इज ओन्ड। ऐसा कोई भी पर्सन जिसको हमें ऑपरेशन डेट पे करना है ऑपरेशन के थ्रू, उसे ऑपरेशन क्रेडिटर की डेफिनेशन में इंक्लूड किया गया है। जैसे सप्लायर ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, कोई भी एम्प्लॉय जिसको हमने सैलरी पे नहीं किया वो भी ऑपरेशन क्रेडिटर की डेफिनेशन में इंक्लूड होता है। मुरली सुंदरम केस में डिसाइड हुआ था। इस बात करते हैं कोई भी सप्लायर ऑपरेशन कैरेक्टर की डेफिनेशन में इंक्लूड होता है। कोई भी सर्विस प्रोवाइडर भी ऑपरेशन कैरेक्टर की डेफिनेशन में इंक्लूड होता है। अगर इनकम टैक्स अगर हमने पे नहीं किया गवर्नमेंट को तो वो भी ऑपरेशन कैरेक्टर की डेफिनेशन में इंक्लूड होता है। कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस बाला सुब्रमण्यम में डिसाइड हुआ कि अगर हमने इनकम टैक्स पे नहीं किया तो भी गवर्नमेंट को वो भी ऑपरेशन कैरेक्टर की डेफिनेशन में इंक्लूड होगा। नेक्स्ट बात करते हैं रेंट नॉट पेड फ्रॉम द लेसी, रेंट नॉट रिसीव्ड फ्रॉम द लेसी। अगर रेंट लेसी से हमें रेंट रिसीव नहीं हुआ तो वो भी ऑपरेशन कैटेगरी डेफिनेशन में इंक्लूड होगा। सरला टाटिया वर्सेस नादिया हेल्थ केयर में डिसाइड हुआ था। नेक्स्ट बात करते हैं फाइनेंशियल क्रेडिटर के बारे में। फाइनेंशियल क्रेडिटर मतलब ऐसा कोई भी पर्सन जिसका हमें फाइनेंशियल डेट पे करना है वो फाइनेंशियल क्रेडिटर में इंक्लूड होता है। जैसे बैंक के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ये हमारे फाइनेंशियल क्रेडिटर, इनसे अगर हमने कोई लोन लिया हुआ है तो ये हमारे लिए क्या हो गया? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। डेट होल्डर भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की डेफिनेशन में कवर होता है। नीलकंठ टाउनशिप कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड में डिसाइड हुआ था। सिक्योर्ड लोन अगर कोई लिया है या फिर अनसिक्योर्ड लोन है फाइनेंशियल क्रेडिटर तो वो भी फाइनेंशियल क्रेडिटर की डेफिनेशन में इंक्लूड होता है। ऑर्डर मार्केट प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस सॉन्टेक्स डिज़ाइन में डिसाइड हुआ था। कोई भी फ्लैट बायर है तो वो भी फाइनेंशियल क्रेडिटर की डेफिनेशन में इंक्लूड होता है। निखिल मेहता वर्सेस अमर इंफ्रास्ट्रक्चर में डिसाइड हुआ था। A person who's paid the share application money and not yet allotted the share, ऐसा कोई भी पर्सन जिसने शेयर एप्लीकेशन मनी पे कर दिया बट उसको शेयर अलॉट नहीं हुआ है उस केस में वो फाइनेंशियल क्रेडिटर की डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं होगा। एपीसी एंटरप्राइज सर्विसेज द एफिनिटी ब्यूटी सैलून में डिसाइड हुआ था। नेक्स्ट बात करते हैं कोई भी अगर सीक्रेट लोन है या फिर सीक्रेट लोन एग्रीमेंट है या फिर कॉलेजिव लोन एग्रीमेंट है। कॉलेजिव लोन एग्रीमेंट का मतलब होता है कि बहुत सारे बैंक्स आपस में मिलकर लोन देते हैं, वो भी फाइनेंशियल क्रेडिटर की डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं होगा। रीफोनिक्स लिमिटेड में डिसाइड हुआ था। नेक्स्ट बात करते हैं सेक्शन नंबर 6 के बारे में, ओवरव्यू ऑफ सीआरपी। और जो हम सीआरपी कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस पढ़ने वाले हैं उसका ओवरव्यू, हाउ एक्चुअली वर्क, ये वर्क कैसे करता है एक्चुअल में, एंड हु कैन स्टार्ट द कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी प्रोसेस, कौन स्टार्ट कर सकता है, एंड एक्चुअल में हाउ ये वर्क कर सकता है। कोई भी स्टेप 1 है, सेक्शन नंबर 6 बात कर रहे हैं। स्टेप 1, कोई भी कॉर्पोरेट डेटर जिसका डिफॉल्ट 1 करोड़ या उससे ज़्यादा है उस केस में उस कॉर्पोरेट डेटर का फाइनेंशियल क्रेडिटर या फिर ऑपरेशन क्रेडिटर या फिर कॉर्पोरेट डेटर एप्लीकेशन दे सकता है। एप्लीकेशन किसको देगा? एनसीएलटी को देगा। किस चीज़ के लिए? कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए, कंपनी को रिवाइव करने के लिए, उस डेट से रिवाइव करने के लिए। एप्लीकेशन रिवाइवल एप्लीकेशन एनसीएलटी को देगा। स्टेप 2 एनसीएलटी, जैसे एनसीएलटी के पास एप्लीकेशन आएगा एनसीएलटी उस एप्लीकेशन को या तो रिजेक्ट कर सकता है या तो एक्सेप्ट कर सकता है। एक्सेप्ट जैसे ही करेगा वही जिस डेट से एक्सेप्ट करेगा उस डेट से इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट स्टार्ट हो जाएगा। एंड एनसीएलटी एप्लीकेशन जैसे ही एडमिट करेगा, एनसीएलटी एडमिट करते ही 3 ऑर्डर पास करेगा, ऑर्डर नंबर 1, ऑर्डर 2 एंड ऑर्डर 3। ऑर्डर 1 बात करता है मॉरेटोरियम पीरियड के बारे में, मतलब स्टे पीरियड स्टार्ट हो जाएगा कंपनी का, स्टे मॉरेटोरियम लग जाएगा कंपनी के ऊपर। कंपनी के ऊपर कोई भी लिटिगेशन है या फिर कंपनी की किसी काफ़ी स्पेसिफाइड चीज़ों पे स्टे लग जाएगा। देन बात करते हैं पब्लिक नोटिस के बारे में। पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा न्यूज़पेपर में, किस चीज़ के लिए? क्लेम इनवाइट करने के लिए, जितने भी क्रेडिटर्स हैं उनसे क्लेम इनवाइट करने के लिए। एंड देन द अपॉइंटमेंट ऑफ IRP इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को अपॉइंट करने के लिए ऑर्डर आएगा जो कि इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल आइदर CA, CS और CMA वर्क ऐसा IRP। देन द स्टेप 4 बात करता है कि IRP जैसे ही अपॉइंट होगा वो क्या करेगा? क्रेडिटर्स की एक कमेटी बनाएगा जिसको कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स बोलते हैं, जिसमें फाइनेंशियल क्रेडिटर इंक्लूड होंगे। एंड स्टेप 5 बात करता है कि COC की जैसी कमेटी बन जाएगी, क्रेडिटर्स की कमेटी बन जाएगी, उनके
बनने के 7 दिन के अंदर फर्स्ट मीटिंग उनको कंप्लीट करना है। फर्स्ट मीटिंग में क्या करेंगे, जो IRP है, इंट्रीम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, इंट्रीम मतलब होता है टेम्प्रेरी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है, उसको हम क्या करेंगे, या तो रेगुलराइज कर देंगे, परमानेंट कर देंगे, उसी को हम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल मतलब परमानेंट रेजोल्यूशन प्रोफेशनल बना देंगे, या फिर जो IRP को हम रिप्लेस कर देंगे, जो न्यू RP को हम RP बना देंगे, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल बना देंगे। NCLT ने जो IRP अपॉइंट किया था वो टेम्प्रेरी होता है। COC जो RP अपॉइंट करेंगे कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स में बाय द 66% वोट मेजोरिटी, उसको परमानेंट RP होता है। नेक्स्ट बात करते हैं स्टेप 7-6 के बारे में। RP रेजोल्यूशन प्लान को इनवाइट करेगा फ्रॉम द रेजोल्यूशन एप्लीकेंट एंड COC के पास उस रेजोल्यूशन प्लान को सबमिट करेगा। रेजोल्यूशन प्लान को अप्रूव करेंगे बाय दी 66% इन वोटिंग राइट बाय दी क्रेडिटर्स, उसको अप्रूव करेंगे रेजोल्यूशन प्लान को। एंड देन द रेजोल्यूशन प्लान को COC जैसे ही अप्रूव करेगा, एंड उसके बाद जो RP है उस रेजोल्यूशन प्लान को NCLT मतलब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास सबमिट करेगा। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी उस रेजोल्यूशन प्लान को या तो एक्सेप्ट करेंगे या तो रिजेक्ट करेंगे। जैसे ही एक्सेप्ट करते हैं तो जो CIRP है वो एंड हो जाएगा, मोरेटोरियम पीरियड भी एंड हो जाएगा, या फिर अगर उसको रिजेक्ट करते हैं तो उसको लिक्विडेशन ऑर्डर पास करेंगे सेक्शन नंबर 33 में, एंड लिक्विडेशन स्टार्ट हो जाएगा। देन आता है सेक्शन नंबर 7, बात करता है कि अब ये हमने एक ओवरव्यू पढ़ लिया। सेक्शन नंबर 6 बात करता है CIRP के ओवरव्यू के बारे में कि ये इस तरीके से प्रोसेस चलने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं सेक्शन नंबर 7 के बारे में कि CIRP के एप्लीकेशन के लिए फाइनेंशियल क्रेडिटर किस तरीके से एप्लीकेशन दे सकता है NCLT को। सेक्शन नंबर 7 बात करता है कि हाउ फाइनेंशियल क्रेडिटर फाइल CIRP कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन एप्लीकेशन टू द NCLT। फाइनेंशियल क्रेडिटर क्या करेगा, एप्लीकेशन फॉर्म नंबर 1 में एंड 20,000 रुपीज़ की फाइन एंड एविडेंस ऑफ डिफ़ॉल्ट NCLT को, एंड IRP का जो नाम होता है, IRP का नाम एंड IRP की कंसेंट इन द फॉर्म नंबर 2 में, एंड प्रपोज नेम ऑफ द RP रेजोल्यूशन प्रोफेशनल का जो भी नेम है वो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल का जो भी नेम है वो, ये सारी चीज़ें किसको देगा, ये सारी चीज़ें फाइनेंशियल क्रेडिटर NCLT को देगा। और ये एप्लीकेशन देने के साथ साथ एक कॉपी ऑफ पिटीशन बिफोर द मेकिंग एप्लीकेशन देने से पहले IBBI एंड कॉर्पोरेट डेटर को भी सबमिट करेगा। कौन सबमिट करेगा, फाइनेंशियल क्रेडिटर सबमिट करेगा। देन NCLT उस एप्लीकेशन को या तो एक्सेप्ट करेगी या तो रिजेक्ट करेगी। एडमिट कब करेगी, एक्सेप्ट कब करेगी, 14 डेज़ के अंदर अंदर आपको एडमिट किया या फिर रिजेक्ट किया उसको बताना पड़ेगा। किसको बताना पड़ेगा, फाइनेंशियल क्रेडिटर को। देन डिफ़ॉल्ट, कंपनी ने डिफ़ॉल्ट किया है एंड जो एप्लीकेशन सबमिट की वो कंप्लीट है, या फिर IRP के अगेंस्ट कोई भी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग नहीं चल रही है, उस केस में NCLT फाइनेंशियल क्रेडिटर एंड कॉर्पोरेट डेटर को कम्युनिकेट करेगी कि हमने आपकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लिया है। देन बात करते हैं रिजेक्शन के बारे में। रिजेक्शन जैसे ही होगा, रिजेक्शन करने से पहले 7 दिन का पीरियड देना पड़ेगा आपको रेक्टिफाई करने का। अगर आपकी जो एप्लीकेशन इनकम्प्लीट है, डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ है, कंपनी ने कोई डिफ़ॉल्ट नहीं किया है, या फिर जो IRP है उसके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चल रही है, उस केस में आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं जो सेक्शन 14 डेज़ है वो डायरेक्टरी है, नॉट अ मैंडेटरी नहीं है। वो जो 14 डेज़ है वो चेंज भी हो सकता है, एंड पायनियर अर्बन लैंड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में डिसाइड हुआ था। नेक्स्ट बात करते हैं सेक्शन नंबर 8 एंड 9 के बारे में कि CIRP कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस एप्लीकेशन बाय द ऑपरेशनल क्रेडिटर के थ्रू। ऑपरेशनल क्रेडिटर भी सेक्शन नंबर 8 एंड सेक्शन नंबर 9 में एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। ऑपरेशनल क्रेडिटर जो होगा, एप्लीकेशन देने से पहले जो कॉर्पोरेट डेटर है, कॉर्पोरेट डेटर के अगेंस्ट जो एप्लीकेशन दे रहा है, वो एप्लीकेशन देने से पहले कॉर्पोरेट डेटर को एक रिमाइंडर देगा, इनवॉइस भेजेगा कि आपने पेमेंट नहीं दी है, एंड रिमाइंडर के 10 दिन का नोटिस देगा। एंड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द डेट ऑफ पेमेंट, जैसे डेट ऑफ पेमेंट एक्सपायर हो उसके 10 दिन के अंदर अंदर आप एक नोटिस दोगे कॉर्पोरेट डेटर को, एंड ये फीस का जो अमाउंट है वो यहाँ नहीं आएगा। एंड देन द फॉर्म नंबर 3 में एंड रिमाइंडर ऑफ इनवॉइस ऑफ कॉपी आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द पेमेंट 10 डेज़ का। एंड कॉर्पोरेट डेटर को जैसे ही वो रिमाइंडर मिलेगा उसके 10 दिन के अंदर अंदर उसको नोटिफाई करना है COC को, ऑपरेशन क्रेडिटर को बताना है कि मैंने जो अमाउंट था रीपे कर दिया, अनपेड अमाउंट 100%, डेबिट एंट्री पासबुक दिखाएगा, NEFT की कॉपी है, फिर RTGS का, ये सारी एविडेंस उसको शो करेगा ऑपरेशन क्रेडिटर को। या तो वो बताएगा जो ऑपरेशन क्रेडिटर जो कॉर्पोरेट डेटर है वो बताएगा कि हमारा ऑलरेडी लिस्ट पेंडर्स मतलब आर्बिट्रेशन या फिर कोर्ट में ऑलरेडी जो हमारा केस पेंडिंग है, फॉर्म नंबर
पेंडिंग है। उसके बाद जैसे ही 10 डेज एक्सपायर होते हैं आफ्टर दी एप्लीकेशन, आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द 10 डेज, फॉर्म नंबर 5 में एप्लीकेशन देंगे किसको, ऑपरेशन क्रेडिटर NCLT को एप्लीकेशन देंगे 2000 रुपीज़ की फ़ीस प्लस एविडेंस ऑफ डिफ़ॉल्ट प्लस IRP का नाम विच इज़ द ऑपरेशनल। ऑपरेशनल क्रेडिटर के केस में IRP का नाम देना ऑप्शनल होता है, बट फाइनेंशियल क्रेडिटर के केस में IRP का नाम देना कंपलसरी होता है। NCLT क्या करेगा, जैसे एप्लीकेशन उसके पास आएगा वो IRP के नेम के लिए रिकमेंडेशन देगा IBBI को। IBBI 10 दिन के अंदर अंदर उस नेम को रिकमेंड करेगी एंड देन उस एप्लीकेशन को या तो NCLT एडमिट करेगा या तो रिजेक्ट करेगा। रिजेक्ट करेगा तो 7 डेज़ का आपको टाइम देना पड़ेगा अगर एप्लीकेशन इनकम्प्लीट है तो उसको कंप्लीट करने के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं सेक्शन नंबर 10 के बारे में। CIRP एप्लीकेशन और कौन दे सकता है, सेक्शन नंबर 10 में जो कॉर्पोरेट डायरेक्टर है वो भी CIRP के लिए खुद एप्लीकेशन दे सकता है। फॉर्म नंबर 6 में एप्लीकेशन देगा प्लस फीस 25,000 की एंड IRP का नाम एंड द कंसेंट ऑफ IRP भी देना पड़ेगा फॉर्म नंबर 2 में एंड बुक्स ऑफ अकाउंट एंड साथ में स्पेशल रेजोल्यूशन की कॉपी या फिर पार्ट LLP है तो 3/4 ऑफ द पार्टनर्स की कंसेंट NCLT को सबमिट करना है। NCLT के बाद जैसे एप्लीकेशन आएगा या तो उसको एडमिट करेगा 14 डेज़ के अंदर या तो उसको रिजेक्ट करेगा 14 डेज़ के अंदर। जस्ट रिजेक्ट करेगा तो 7 डेज़ का टाइम आपको देना पड़ेगा। 7 डेज़ आफ्टर दी गिविंग 7 डेज़ टू द रेक्टिफाइंग द डिफेक्ट, जो भी डिफेक्ट थी एप्लीकेशन में उसको रेक्टिफाई करने के लिए 7 डेज़ का टाइम देना पड़ेगा। उसके बाद ही 14 डेज़ के अंदर आपको रिजेक्ट करना है। नेक्स्ट बात करते हैं सेक्शन नंबर 11 के बारे में। सेक्शन नंबर 11 में बात करता है कि पर्सन नॉट एंटाइटल्ड टू मेक एन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन कौन पर्सन नहीं दे सकता है, किस चीज़ के लिए, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस के लिए, रिवाइवल प्रोसेस के लिए कौन पर्सन एप्लीकेशन नहीं दे सकता है। कोई भी कॉर्पोरेट डायरेक्टर जिसका ऑलरेडी CIRP चल रहा है या फिर कोई भी कॉर्पोरेट पर्सन जिसने CIRP कंप्लीट किया है पास्ट 12 मंथ में, या फिर कोई भी कॉर्पोरेट डायरेक्टर जिसने वॉयलेट किया रेजोल्यूशन प्लान को, या फिर कोई भी कॉर्पोरेट डायरेक्टर जिसका लिक्विडेशन ऑर्डर या फिर वाइंडिंग का ऑर्डर स्टार्ट हो गया है, इस 4 केस में वो पर्सन एप्लीकेशन नहीं दे सकता है। किस चीज़ के लिए, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस के लिए। या तो उसका CIRP चल रहा है या पास्ट 12 मंथ में CIRP कंप्लीट हुआ है या रेजोल्यूशन प्लान को उसने वॉयलेट किया है या फिर वाइंडिंग अप या फिर लिक्विडेशन ऑर्डर स्टार्ट हुआ है उसके अगेंस्ट। नेक्स्ट बात करते हैं सेक्शन नंबर 12 के बारे में। सेक्शन नंबर 12 बात करता है टाइम लिमिट फॉर कंप्लीटिंग द CIRP का जो है वो कितने टाइम में कंप्लीट हो जाना चाहिए। जैसे ये एप्लीकेशन आपकी एक्सेप्ट हुई, NCLT ने जैसे एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया उसी दिन से आपका इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट स्टार्ट हो जाता है एंड उसके 180 डेज़ में आपकी जो एप्लीकेशन है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए। 180 डेज़ एंड 90 डेज़ आपको एक्स्ट्रा मिलता है, मतलब 270 डेज़ एक्सटेंशन बाय द NCLT 90 डेज़ का एक्सटेंशन दे सकती है, मतलब 270 डेज़ में आपको कंप्लीट कर दिया जाएगा एंड देन 270 प्लस 60 डेज, 60 डेज मतलब होता है एक्स्ट्रा डेज इन दी लीगल प्रोसीडिंग मतलब NCLT से अगर आपको एप्लीकेशन अपील करना है NCLAT के केस में तो उस केस में भी आपको एक्स्ट्रा 60 डेज मिल जाता है, मतलब 330 डेज एंड CIRP शैल मैंडेटरी भी इज कम्प्लीटेड इन 330 डेज, मतलब 330 डेज में आपका जो CIRP है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। और जो यहाँ पे 90 डेज़ का जो एक्सटेंशन है NCLT जो एक्सटेंशन देगी वो खुद से एक्सटेंशन नहीं देगी, अगर COC एप्लीकेशन देगी एक्सटेंशन के लिए उसी केस में एक्सटेंशन मिलेगा एंड COC क्या करेगी, COC बाय द 66% इन मेजॉरिटी वोटिंग राइट विल ऑथराइज RP को ऑथराइज करेगी कि एप्लीकेशन दो किसको, NCLT को, किस चीज़ के लिए, एप्लीकेशन किस चीज़ के लिए दो, एक्सटेंशन के लिए। तो RP क्या करेगा, COC के बिहाफ पे एप्लीकेशन देगा NCLT को फॉर द एक्सटेंशन ऑफ द टाइम। NCLT फिर एक्सटेंड कर सकती है, 90 डेज़ का एक्सटेंशन दे सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं सेक्शन नंबर 12A के बारे में। सेक्शन नंबर 12A बात करता है कि विड्रॉवल ऑफ एप्लीकेशन। अगर 90% ऑफ COC क्रेडिटर्स ने अगर रिवाइवल एप्लीकेशन को विड्रॉ करने के लिए अप्रूव कर दिया तो वो विड्रॉवल हो सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं सेक्शन नंबर 13 के बारे में कि जैसे ही NCLT ने एप्लीकेशन को एडमिट किया, NCLT ने जैसे एप्लीकेशन को एडमिट किया उसके एडमिट करते ही वो सेक्शन नंबर 13 में एडमिट करेगा एंड एडमिट करते ही वो 3 ऑर्डर पास करेगा। 3 ऑर्डर क्या क्या है, मॉरेटोरियम ऑर्डर, पब्लिक अनाउंसमेंट के बारे में एंड अपॉइंटमेंट ऑफ IRP के बारे में। सेक्शन नंबर 14 बात करता है मॉरेटोरियम के बारे में, सेक्शन नंबर 14 बात करता है मॉरेटोरियम के बारे में एंड सेक्शन नंबर 15 बात करता है पब्लिक अनाउंसमेंट के बारे में एंड सेक्शन नंबर 16 बात करता है अपॉइंटमेंट ऑफ IRP के बारे में। मॉरेटोरियम पीरियड का मतलब होता है कि ऐसा पीरियड जहाँ पे जैसी कंपनी की कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस की जो एप्लीकेशन है वो एक्सेप्ट हो गई है, उसके बाद NCLT सेक्शन नंबर 14 में
एक मोरेटोरियम का ऑर्डर पास कर दिए। मोरेटोरियम में क्या होगा कि कोई भी न्यू या फिर एग्जिस्टिंग केस कंपनी के अगेंस्ट फाइल नहीं हो सकते, कंपनी की जो भी असेट्स है उसको आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, कंपनी की कोई भी सरपासी के एक्शंस है उसको वो कंटिन्यू नहीं करेंगे। रिकवरी ऑफ द प्रॉपर्टी बाय द ओनर नॉट अलाउड, कंपनी ओनर जो है अपनी प्रॉपर्टी को रिकवर नहीं कर सकता। एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज की जो सप्लाई है वो बंद नहीं होगी मोरेटोरियम पीरियड के टाइम पे, मतलब जैसे रॉ मटेरियल, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, ये बंद नहीं होगी। क्रिमिनल प्रोसीडिंग कंपनी के अगेंस्ट है तो उसके ऊपर स्टे नहीं लगता, वो कंटिन्यू रहेगा। एंड टॉयल लॉटर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में डिसाइड हुआ था कि कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग है उसके अगेंस्ट कोई भी स्टे नहीं लगेगा। नेक्स्ट बात करते हैं आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग के अगेंस्ट स्टे लग जाएगा, आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग के ऊपर कंटिन्यू नहीं करेगा, आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग के अगेंस्ट स्टे लग जाएगा। केएस ऑयल वर्सेस स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन में डिसाइड हुआ था। नेक्स्ट बात करते हैं कोई भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की कोई रेट पिटिशन है उसके ऊपर कंटिन्यू रहेगा, उसके ऊपर स्टे नहीं लगने वाला। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन वर्सेस ज्योति स्ट्रक्चर में डिसाइड हुआ था। एंड कोई भी मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड, पीएमएलए से रिलेटेड कोई भी केसेस है उसके ऊपर भी स्टे नहीं लगेगा, वो भी कंटिन्यू रहेगी। एंड वर्रा सन्ना इस्पात वर्सेस डिप्टी डायरेक्टर में डिसाइड हुआ था। कोई भी गवर्नमेंट क्या कर सकती है, गवर्नमेंट टैक्स रिकवर नहीं कर सकती ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मॉरेटोरियम के पीरियड पे गवर्नमेंट टैक्स रिकवर नहीं कर सकती। स्टारलिंग बायोटेक लिमिटेड वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स में डिसाइड हुआ था कि गवर्नमेंट कैन नॉट रिकवर द टैक्स ड्यूरिंग द रिवाइवल प्रोसेस के टाइम पे गवर्नमेंट टैक्स रिकवर नहीं कर सकती। ये था सेक्शन नंबर 14 मॉरेटोरियम पीरियड के बारे में। सेक्शन नंबर 15 में पब्लिक अनाउंसमेंट का ऑर्डर आएगा एनसीएलटी का कि आपको पब्लिकली अनाउंस करना है कि आपका कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। आपको न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजेशन देना है हिंदी एंड इंग्लिश न्यूज़पेपर में, एंड इनवाइट करना है क्रेडिटर्स के क्लेम्स को। न्यूज़पेपर में आपको बताना है कि नेम ऑफ द कॉर्पोरेटर के बारे में, एड्रेस ऑफ द कॉर्पोरेटर के बारे में, लास्ट डेट कब है जब तक आप एप्लीकेशन क्लेम के लिए एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हो, एंड पेनल्टी फॉर द फॉल्स क्लेम, अगर किसी ने फॉल्स क्लेम सबमिट किया तो उसके अगेंस्ट क्या क्या पेनल्टी हो सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं सेक्शन नंबर 16 में कि अपॉइंटमेंट ऑफ आरपी जैसी एप्लीकेशन फाइनेंशियल क्रेडिटर या कॉर्पोरेटर उस आईआरपी का नाम प्रपोज करेंगे उसको अपॉइंट कौन करेगा। जैसे ही एप्लीकेशन एडमिट हुई आईआरपी का भी अपॉइंटमेंट हो जाएगा। आईआरपी का अपॉइंटमेंट कब तक होता है, इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल का जो अपॉइंटमेंट है वो जब तक आरपी उसको कन्फर्म न क्रेडिटर्स कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स की मीटिंग में उसको कंफर्म ना करे या फिर न्यू को अपॉइंट ना करे तब तक वो आईआरपी रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं सेक्शन नंबर 17 के बारे में, कंट्रोल ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो कौन कंट्रोल करता है। अगर कंपनी गोइंग कंसर्न है, गोइंग कंसर्न के केस में उसका मैनेजमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंट्रोल करते हैं। अगर कंपनी वाइंडिंग अप में है तो उस केस में उसका कंट्रोल लिक्विडेटर करते हैं। एंड कंपनी अगर रिवाइवल में है तो रिवाइवल के केस में उसका कंट्रोल कौन करता है, आईआरपी कंपनी को कंट्रोल करता है, कंपनी के मैनेजमेंट को कंट्रोल करता है, कंपनी के बैंक अकाउंट्स को ऑपरेट करेगा। एंड कंपनी के जो भी ऑफिसर एम्प्लॉय हैं होंगे वो आरपी को रिपोर्ट करेंगे। एंड कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उनकी पावर सस्पेंड कर दी जाएगी और जो पावर किसके पास आ जाएगी, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के पास। नेक्स्ट बात करते हैं सेक्शन नंबर 18 के बारे में। सेक्शन नंबर 18 डील करता है ड्यूटीज़ ऑफ आईआरपी की ड्यूटीज़ के बारे में कि कलेक्ट द ऑल द इन्फॉर्मेशन। आईआरपी क्या करेगा, आईआरपी की ड्यूटीज़ क्या है, ऑल द इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना है एंड रिसीव द ऑल द क्लेम्स, क्रेडिटर्स से सारे क्लेम्स को रिसीव करना है, कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स को कंस्टिट्यूट करना है, एस्टैब्लिश करना है एंड कंडक्ट करनी है मीटिंग ऑफ द क्रेडिटर्स की मीटिंग को कंडक्ट करना है। एंड जो भी इन्फॉर्मेशन आपने कलेक्ट की है क्रेडिटर्स से उसको इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी को सबमिट करना है एंड मॉनिटर करना है, कंपनी के एसेट्स को मैनेज करना है, कंपनी के ऑपरेशंस को एंड कंट्रोल करना है एंड कस्टडी, एसेट्स की कस्टडी को लेना है एंड एसेट्स को कंट्रोल करना है। और विच कंपनी हैज़ ओनरशिप राइट, कंपनी की जो भी एसेट्स है जिसके ऊपर कंपनी का ओनरशिप राइट है उसको अपनी कस्टडी में लेना है और उसको मैनेज करना है। एंड सच अदर ड्यूटीज़ एज स्पेसिफाइड बाय द आईबीपीआई ने जो भी ड्यूटीज स्पेसिफाइड किया उसको कंडक्ट करेगा। नेक्स्ट बात करते हैं सेक्शन नंबर 19 के बारे में। सेक्शन नंबर 19 डील करता है कोऑपरेट विद द आईआरपी कि जो भी कंपनी के एम्प्लॉय ऑफिसर है वो कॉर्पोरेट डायरेक्टर के साथ कोऑपरेशन करेंगे। अगर कोई भी कंपनी के प्रमोटर एम्प्लॉय या डायरेक्टर कंपनी के साथ आईआरपी के साथ कोऑपरेट नहीं करते हैं तो उस केस में आईआरपी एप्लीकेशन दे सकता है किसके पास, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी मतलब एनसीएलटी के पास। एनसीएलटी उनको इंस्ट्रक्शन ऑर्डर देगी, उसके बाद वो आईआरपी प्रमोटर एम्प्लॉय डायरेक्टर ऑफ द कंपनी है वो जो भी आईआरपी है उसके साथ असिस्ट मतलब कोऑपरेट करना स्टार्ट करेगी। नेक्स्ट बात करते हैं सेक्शन नंबर 20 के बारे में। सेक्शन नंबर 20 बात करता है ड्यूटीज़ ऑफ आरपी के ड्यूटीज़ के बारे में। सेक्शन नंबर 20 बात करता है आरपी की ड्यूटीज़ के बारे में एज गोइंग कंसर्न, अगर कंपनी गोइंग कंसर्न में है कि मैनेजमेंट
मैनेज द ऑपरेशन एज अ गोइंग कंसर्न बाय द आरपी। आरपी कैन अपॉइंट द किसी भी अकाउंटेंट या लीगल या अदर प्रोफेशनल्स को अपॉइंट कर सकता है। एंड कोई भी ट्रांजेक्शन्स में एंटर या कॉन्टैक्ट में एंटर हो सकता है कंपनी या फिर कॉर्पोरेट डेटर के बिहाफ पे, या कोई भी इंटरिम फाइनेंस रेज कर सकता है, या फिर कोई भी एक्शन ले सकता है जो कि कॉर्पोरेट नेसेसरी है कॉर्पोरेट डेटर को एज अ गोइंग कंसर्न रखने के लिए। ये ड्यूटीज़ है आरपी के, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के। नेक्स्ट बात करते हैं सेक्शन नंबर 21, रीड विद द रूल्स 16 एंड रूल 16B ऑफ द IBBI रूल, जो कि बात करता है कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स के बारे में कि IRP क्या करेगा, लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स को मेंटेन क्रिएट करेगा। लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स के बाद वो कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स को बनाएगा जिसमें फाइनेंशियल क्रेडिटर इंक्लूड होंगे। अगर कंपनी में फाइनेंशियल क्रेडिटर नहीं है, सिर्फ ऑपरेशनल क्रेडिटर ही है, उस केस में 18 लार्जेस्ट ऑपरेशनल क्रेडिटर को हम सेलेक्ट करेंगे और उसको कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स में डाल देंगे। एंड उनके साथ एक रिप्रेजेंटेटिव होगा ऑल द वर्कमैन, एक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ऑल द वर्कमैन एंड वन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ऑल द एम्प्लॉय। अगर कंपनी में सपोज कंपनी में फाइनेंशियल क्रेडिटर है ही नहीं, सिर्फ ऑपरेशन क्रेडिटर हैं जो 5 ऑपरेशन क्रेडिटर, उस केस में जो 5 ऑपरेशन क्रेडिटर हैं वही कॉन्स्टिट्यूट करेंगे कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स को। नेक्स्ट बात करते हैं अगर कंपनी फाइनेंशियल क्रेडिटर या ऑपरेशन क्रेडिटर है नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है अगर कंपनी में क्रेडिटर्स ही नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है कंपनी के ऊपर कोई डेट ही नहीं होगा, रिवाइवल प्रोसेस भी नहीं होगा। अगर ओनली 1 फाइनेंशियल क्रेडिटर है और 200 ऑपरेशनल क्रेडिटर हैं, उस केस में COC कौन डिसाइड करेगा, IBBI डिसाइड करेगा। कैलाश शाह वर्सेस पूजा टैक्स प्रिंट्स में डिसाइड हुआ था। नेक्स्ट बात करते हैं सेक्शन नंबर 22 बात करता है अपॉइंटमेंट ऑफ आरपी के बारे में, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के अपॉइंटमेंट के बारे में कि COC मीटिंग कंडक्ट करेगी और बाय द IRP क्या करेगा, COC की मीटिंग को कंडक्ट करवाएगा एंड फर्स्ट मीटिंग को कंडक्ट करवाएगा विद इन द 7 डेज। जैसे ही COC कॉन्स्टिट्यूटिव कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स को बनाया गया उसके 7 दिन के अंदर अंदर पहली मीटिंग को कंडक्ट करना है। एंड पहली मीटिंग में जो IRP था, IRP को या तो उसको कन्फर्म करके RP बनाओ, नहीं तो IRP को रिप्लेस करके न्यू IRP लेके आओ बाय दी 66% वोट मेजोरिटी वोटिंग राइट। नेक्स्ट बात करते हैं सेक्शन नंबर 23 बात करता है रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के बारे में, आरपी के बारे में। फाइनल आरपी जैसे क्या, या तो हमने IRP को कंफर्म करके नया आरपी बना दिया होगा, या तो हमने IRP को रिप्लेस करके न्यू IRP को लेके आए होंगे। अब रेजोल्यूशन प्रोफेशनल सेक्शन नंबर 23 बात करता है कि रेजोल्यूशन प्रोफेशनल जो आरपी है वो फाइनल आरपी हो जाएगा एंड शैल कंडक्ट CIRP को कंडक्ट करेगा। या तो IRP को हमने कंफर्म करके RP बना दिया होगा, सेक्शन नंबर 23 में वो रिमेनिंग CIRP प्रोसेस को कंडक्ट करेगा, या तो IRP को हमने रिप्लेस करके कोई नया IRP लेके आए होंगे और जो ओल्ड IRP था वो न्यू RP को जो भी डॉक्यूमेंट्स हो हैंड ओवर कर देगा। एंड सेक्शन नंबर 23 में वो रिमेनिंग CIRP प्रोसेस को कंडक्ट करेगा। नेक्स्ट बात करते हैं सेक्शन नंबर 24, रीड विद द रूल 18 से लेकर 22 तक ऑफ द IBBI रूल के बारे में, जो कि बात करता है मीटिंग ऑफ COC के बारे में। बात करते हैं रूल नंबर 18 बात करता है कि व्हेन द COC मीटिंग इज कंडक्टेड, COC की मीटिंग कब कंडक्ट करवाई जाएगी, इफ़ रिक्वेस्ट इज मेड बाय द whenever considered necessary for the COC, जब भी लगेगा कि COC की मीटिंग करवाना कंसिडर्ड है उस केस में COC की मीटिंग होगी। इफ़ COC ने खुद रिक्वेस्ट किया है बाय द 33% वोटिंग राइट, अगर वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं RP को कि मीटिंग कंडक्ट करवाओ, उस केस में RP क्या करेगा, COC की मीटिंग को कंडक्ट करेगा। COC क्या करेगा, 33% वोटिंग राइट ऑर्डर करेंगे IRP को फॉर द कॉलिंग द मीटिंग, उस केस में RP क्या करेगा, मीटिंग को कॉल करेगा। नेक्स्ट बात करते हैं रेगुलेशन रूल नंबर 19 बात करते हैं नोटिस ऑफ द मीटिंग, नोटिस फॉर द मीटिंग। IRP क्या करेगा, नोटिस देगा सारे क्रेडिटर्स को बाय द हैंड डिलीवरी, पोस्ट या ईमेल 5 दिन से पहले, मीटिंग के 5 दिन से पहले आपको नोटिस देना है सारे क्रेडिटर्स को। नेक्स्ट बात करते हैं रूल नंबर 20 के बारे में। नोटिस अगर ईमेल के थ्रू जा रहा है तो टेक्स्ट फॉर्म में होना चाहिए, या फिर PDF अटैच करके दे सकते हो, या फिर लिंक अटैच करके दे सकते हो। और जो भी ईमेल के थ्रू जा रहा है तो आपका सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि जो भी आपने ईमेल सेंड किया है उसका प्रूफ ऑफ सेंडिंग होना चाहिए। एंड RP अगर किसी रॉन्ग ईमेल पे सेंड करता है, क्रेडिटर्स के किसी रॉन्ग ईमेल पे अगर सेंड कर देता है, उसमें RP रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। एंड ईमेल का जो नोटिस है वो रीडेबल फॉर्म में होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं रूल 21 के बारे में कि कंटेंट ऑफ नोटिस में क्या आएगा, टाइम, वेन्यू, डे, एजेंडा ऑफ बिजनेस टू बी डिस्कस इन द मीटिंग में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट बात करते हैं रूल नंबर 22 के बारे में, कोरम ऑफ COC के बारे में। COC जो है उसका कोरम कितना होगा, एंड इफ़ द
इफ़ द मेंबर ऑफ द कमेटी हैविंग 33% वोटिंग राइट अगर है तो कोरम को मान लिया जाएगा। कोरम इलेक्ट्रॉनिकली या फिर फिजिकली भी प्रेजेंट हो सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं वोटिंग के बारे में। तो वोटिंग उनके डेट प्रोपोर्शनेट में उनकी वोटिंग डिसाइड होगी, जितना उनका डाटा होगा उतनी उनकी वोटिंग होगा। सेक्शन नंबर 25 बात करता है ड्यूटीज़ ऑफ द आरपी के बारे में। आरपी की क्या क्या ड्यूटीज़ हैं, हमने पहले पढ़ा था कि आईआरपी की क्या ड्यूटीज़ है, इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल की। अब बात करते हैं आरपी की क्या क्या ड्यूटीज़ है, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल की क्या क्या ड्यूटीज़ है। सेक्शन नंबर 25 बात करता है ड्यूटीज़ ऑफ द आरपी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल की टू कंट्रोल द कंपनी, कंपनी को कंट्रोल कर सकता है, टू रिप्रेजेंट द कंपनी, कंपनी को रिप्रेजेंट कर सकता है, टू रेज द इंटरिम फाइनेंस, कोई इंटरिम फाइनेंस अगर चाहिए हमें तो वो भी रेज कर सकता है, मीटिंग कंडक्ट कर सकता है कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स की, एंड मेंटेन करेगा ऑल द अपडेटेड लिस्ट ऑफ द क्रेडिटर्स एंड एक्सेट्रा। नेक्स्ट बात करता है सेक्शन नंबर 27 के बारे में। सेक्शन नंबर 27 बात करता है रिप्लेसमेंट ऑफ द आरपी। जो आईआरपी से हमने फर्स्ट मीटिंग में आरपी को अपॉइंट किया था, हमने जैसे सीओसी कॉन्स्टिट्यूट हुई उसके 7 दिन के अंदर अंदर फर्स्ट मीटिंग करना होता है। तो फर्स्ट मीटिंग में जैसे हमने आईआरपी को रिप्लेस करके न्यू आरपी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को अपॉइंट किया, उस न्यू रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को हमें अगर रिमूव करना है तो सेक्शन नंबर 27 बात करता है कि हमने जो भी आईआरपी, जैसे राम आईआरपी था बाय द एनसीएलटी अपॉइंट हुआ था, हमने क्या किया था कि फर्स्ट मीटिंग में या तो उसको कंफर्म कर दिया होगा या तो रिप्लेस करके नया आईआरपी श्याम को लेके आया होगा 66% मेजोरिटी के थ्रू। अब हमें इस श्याम जो आरपी है, नया आरपी, इसको रिप्लेस करना है। तो उस केस में क्या करेगा, जो सीओसी है, सीओसी एप्लीकेशन देगा फॉर द रिप्लेसमेंट अंडर द सेक्शन 27। एनसीएलटी को एनसीएलटी रिकमेंड करने के लिए इन्फॉर्म कर देगा आईपीवीआई को, आईपीवीआई उसको रिकमेंड करेगा न्यू आरपी रेजिडेंशियल प्रोफेशनल के नाम को, एंड देन द एनसीएलटी उसको अपॉइंट कर देगा, जो कि न्यू आरपी जो क्या होगा, गणेश। पहले राम था आईआरपी से आरपी अपॉइंट श्याम बना, श्याम से अब उस श्याम को भी रिप्लेस करके हमने क्या नया आरपी लेके आए, गणेश। देन जो श्याम होगा वो रिप्लेस कर दिया जाएगा बाय द 66% वोटिंग राइट, एंड देन द गणेश न्यू आरपी बन जाएगा अंडर द सेक्शन 27। नेक्स्ट बात करते हैं सेक्शन नंबर, ये जरूरी नहीं कि हर केस में पॉसिबल हो, क्या पता जो हमने आईआरपी से आरपी बनाया था वही अच्छे से अगर काम करता है, उस केस में हम उसको रिप्लेस नहीं करेंगे। नेक्स्ट बात करता है सेक्शन नंबर 28 के बारे में। सेक्शन नंबर 28 बात करता है अप्रूवल ऑफ द सीएससी फॉर द सर्टेन केसेस। सर्टेन केसेस में सीएससी का अप्रूवल चाहिए बाय दी 66% मेजोरिटी अप्रूवल। नेक्स्ट बात करते हैं सेक्शन नंबर 28 में टू रेज द इंटरिम फाइनेंस, हमें कोई इंटरिम फाइनेंस रेज करना है जो कि एक्सेस अमाउंट से, मतलब हमने पहले डिसाइड किया था कि कितने अमाउंट तक हम इंटरिम फाइनेंस रेज कर सकते हैं, अगर उससे हमें एक्सेस अगर हमें इंटरिम फाइनेंस रेज करना है तो हमें सीओसी का अप्रूवल चाहिए 66% मेजोरिटी। नेक्स्ट बात करते हैं अगर हमें कोई सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रिएट करना है ओवर द असेट्स ऑफ द कंपनी, देन हमें क्रेडिटर्स का अप्रूवल चाहिए 66%। अगर हमें कोई रिकॉर्ड आनी चाहिए इन द ओनरशिप, कंपनी की ओनरशिप कोई चेंज करना है, ठीक है, या कंपनी की कोई भी कैपिटल स्ट्रक्चर में कोई भी चेंज करना है, जैसे क्रिएट करना है, इशू करना है, बायबैक करना है, या फिर रिडम्पशन करना है, या फिर हमें कोई भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन में एंटर करना है, चेंज इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कोई चेंज करना है, चेंज इन द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द पर्सनल ऑडिटर्स, एम्प्लॉई ऑडिटर्स के अपॉइंटमेंट में कोई चेंज करना है टर्म्स एंड कंडीशन में, एनी चेंज इन द मैनेजमेंट ऑफ द कॉर्पोरेटर की मैनेजमेंट में, या उसकी सब्सिडी में कोई चेंज करना है, या डेलीगेट करनी है इट्स अथॉरिटी, कोई अथॉरिटी डेलीगेट करनी है, देन उस केस में क्रेडिटर्स का अप्रूवल लगेगा बाय द 66% मेजॉरिटी। देन बात करते हैं सेक्शन नंबर 29 के बारे में। सेक्शन नंबर 29 बात करता है प्रिपरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम के बारे में। सेक्शन नंबर 29 विच रीड विद रूल 36 ऑफ द आईपीवीआई रूल्स बात करता है प्रिपरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम के बारे में, कि हाँ जो आरपी है रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है वो इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम प्रिपेयर करेगा। इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम में कंपनी की एसेट डिटेल आएगी, कौन कौन से डिटेल, कंपनी की एसेट्स एंड लायबिलिटी के बारे में, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट लास्ट 2 ईयर्स के, एंड लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स एंड विद अमाउंट, कितना उनका डेट अमाउंट है, कितनी उनकी वोटिंग राइट है, एंड डिटेल ऑफ द मटेरियल लिटिगेशन के बारे में, एंड इन्वेस्टिगेशन की डिटेल के बारे में, कंपनी के अगेंस्ट कोई इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग तो नहीं है, एम्प्लॉयज़ की डिटेल एंड डिटेल ऑफ द गारंटर एक्सेट्रास की डिटेल। इस बात करते हैं रूल नंबर 36 बात करता है कोई भी आरपी, जब आरपी जो होगा वो इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम जैसे ही प्रिपेयर करेगा, उस इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम को सीओसी के
शल सबमिट द इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम बिफोर द COC के सामने उस इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम को सबमिट करेगा विद इन द 2 days ऑफ अपॉइंटमेंट के 2 हफ्ते के अंदर अंदर, या फिर 54th डे ऑफ द इन्फॉर्मेशन, जैसे इन्फॉर्मेशन इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डे स्टार्ट होगा उसका 54th डे विच एवर्स अर्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं सेक्शन नंबर 30 से लेके 30, सेक्शन नंबर 30 एंड सेक्शन नंबर 31 के बारे में, जो कि बात करता है रेजोल्यूशन प्लान के बारे में। जैसे ही रेजोल्यूशन IRP क्या करेगा, इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम प्रिपेयर करेगा कंपनी की डिटेल के बारे में, कंपनी की असेट लायबिलिटी के बारे में, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट लास्ट 2 ईयर, कंपनी की क्रेडिटर्स की डिटेल, उनकी वोटिंग राइट्स की डिटेल, कंपनी की डेट, क्रेडिटर्स की डेट के बारे में, एम्प्लॉय की डिटेल, इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग तो नहीं कंपनी के बारे में, मटीरियल लिटिगेशंस के बारे में, डिटेल ऑफ द गारंटर्स के बारे में, ये सारी चीज़ों का एक इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम प्रिपेयर करेगा एंड उस इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम को COC के सामने सबमिट करना है। कौन सबमिट करेगा, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल सबमिट करेगा एंड उस इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम के बेसिस पे जो रेजोल्यूशन प्लान सबमिट करेंगे, कौन सबमिट करेंगे, रेजोल्यूशन एप्लीकेंट, जो भी कंपनी को अक्वायर करना चाहते हैं, कंपनी के ऊपर कंट्रोल अक्वायर करना चाहते हैं, कंपनी को रिवाइव करना चाहते हैं, कंपनी के डेट को पे ऑफ करना चाहते हैं, उसको क्या कहते हैं, रेजोल्यूशन एप्लीकेंट, जिसको बिडर भी बोलते हैं, जो बिड करके कंपनी को परचेज करने वाले हैं। ठीक है, किसके बेसिस पे बिड करने वाले हैं, वो रेजोल्यूशन इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम के बेसिस पे। तो नेक्स्ट बात करते हैं सेक्शन नंबर 30 एंड सेक्शन नंबर 31 बात करता है रेजोल्यूशन प्लान बाय एंड देयर अप्रूवल के बारे में। RP क्या करेगा, इशू करेगा इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम, इशू करेगा इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम के साथ साथ इवैल्यूएशन मैट्रिक्स भी इशू करेगा टू चेक द कमर्शियल विएबिलिटी, कमर्शियल किस चीज़ की कमर्शियल विएबिलिटी चेक करनी है हमें, रेजोल्यूशन प्लान जो बिडर सबमिट करेंगे उनकी कमर्शियल विएबिलिटी के बारे में, एंड एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फॉर द रेजोल्यूशन प्लान के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिट करेंगे। कौन सबमिट करेंगे, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जो बिडर होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं कि अलाउइंग द स्पेसिफाइड टाइम पीरियड फॉर द प्रोस्पेक्टिव रेजोल्यूशन एप्लीकेंट बिडर टू सबमिट द रेजोल्यूशन प्लान ऑलवेज एटलीस्ट 30 days, मतलब उनको 30 दिन का टाइम प्रोवाइड करेंगे। बिडर जो भी होंगे, रेजोल्यूशन एप्लीकेंट जो भी होंगे, उनको टाइम दिया जाएगा 30 दिन का कि आपको 30 दिन के अंदर अंदर रेजोल्यूशन प्लान सबमिट करना है। एंड एनी प्रोस्पेक्टिव रेजोल्यूशन एप्लीकेंट whose name is appear in the final list of prospective resolution application bidder में submit their plan, वो अपना प्लान सबमिट करेंगे टू द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के पास, एंड अलॉन्ग विद एफिडेविट भी सबमिट करेंगे, उसमें अंडरटेकिंग देंगे कि हम 29A सेक्शन नंबर 29A में डिस्क्वालीफाई नहीं है। सेक्शन नंबर 29A बात करता है कि कौन कौन पर्सन रेजोल्यूशन प्लान सबमिट नहीं कर सकता, तो वो रेजोल्यूशन प्लान सबमिट करेंगे, साथ में एक एफिडेविट देंगे जिसमें वो अंडरटेकिंग देंगे कि हम तो सेक्शन 29A में डिस्क्वालीफाई नहीं है, एंड अंडरटेकिंग देंगे टू इंश्योरिंग द करेक्टनेस ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ सबमिट, जो भी हमने डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं वो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद RP क्या करेगा, चेक करेगा, 6 फैक्टर चेक करेगा, जो भी उसने रेजोल्यूशन प्लान सबमिट किया उसमें वो 6 फैक्टर चेक करेगा विच इज़ गिवन अंडर सेक्शन 30 सबसेक्शन 2 एंड फॉरवर्ड कर देगा उस प्लान को COC के बाद। देन COC क्या करेगी, उस रेजोल्यूशन प्लान को चेक करेगी एंड उस रेजोल्यूशन प्लान में COC क्या चेक करेगी, कमर्शियल वायबिलिटी एंड फिजिबिलिटी ऑफ द प्लान के बारे में, स्ट्रिक्टली ऑन द बेसिस ऑफ द इवैल्यूएशन मैट्रिक्स एंड आइडेंटिफाई द बेस्ट, मतलब हाईएस्ट बिडर को सेलेक्ट करेगी एंड उसको देन द अप्रूव्ड द प्लान को अप्रूव करेगी बाय एटलीस्ट 66% मेजोरिटी। मतलब हम क्या करें, COC की एक मीटिंग को कंडक्ट करवाएंगे एंड मीटिंग में जो रेजोल्यूशन एप्लीकेंट है वो भी पार्टिसिपेट, मतलब अटेंड कर सकता है मीटिंग को, मे और मे नॉट अटेंड कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, बट वो वोट नहीं कर सकता उस मीटिंग में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक COC की मीटिंग को कंडक्ट करवाएंगे एंड रेजोल्यूशन एप्लीकेंट जो होगा मे और मे नॉट अटेंड द मीटिंग, इफ़ दे अटेंड दे डू नॉट हैव एनी वोटिंग राइट, उनके पास कोई वोटिंग राइट नहीं होगा। देन उस वोटिंग राइट में उस वोट करेंगे COC कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स, जितने भी क्रेडिटर्स होंगे वोट करेंगे एंड वोट करने के बाद जो क्रेडिटर्स होंगे उस रेजोल्यूशन प्लान को अप्रूव करेंगे। अप्रूव करने के बाद जो भी रेजोल्यूशन प्लान COC ने अप्रूव किया उस अप्रूव्ड रेजोल्यूशन प्लान को जो RP है रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, वो उस अप्रूव्ड रेजोल्यूशन प्लान को सबमिट कर देंगे किसके पास, NCLT के पास, एटलीस्ट 15 days बिफोर द 180 days को कंप्लीट होने के 15 days से पहले ही रेजोल्यूशन प्लान को सबमिट कर देंगे किसके पास, NCLT के पास। नेक्स्ट NCLT उस रेजोल्यूशन, जैसे ही NCLT के पास वो रेजोल्यूशन प्लान आया, NCLT विल चेक द 6 फैक्टर, NCLT भी 6 फैक्टर चेक करेगा। हमने देखा कि जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है उस रेजोल्यूशन प्लान में 6 फैक्टर चेक करेगा एंड जो
NCLT है वो भी 6 फैक्टर चेक करेगा। वो 6 फैक्टर क्या है वो आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। बट जो क्रेडिटर्स हैं वो क्रेडिटर 6 फैक्टर चेक नहीं करेंगे, वो सिर्फ कमर्शियल वायबिलिटी एंड फिजिबिलिटी चेक करेंगे प्लान की, ठीक है, वो कमर्शियल वायबल है या नहीं है, ठीक है। देन बात करते हैं एनसीएलटी विल चेक द 6 फैक्टर अंडर द सेक्शन 30 सबसेक्शन 2 एंड विल check the plan in detail and to make itself satisfy regarding the effective implementation of the plan, ठीक है। या फिर उसके बाद एक्सेप्ट करेगी उस प्लान को या तो उसको रिजेक्ट करेगी। अगर रिजेक्ट करती है तो अगर रिजेक्ट करती है, रिजेक्ट करने के बाद पता चलता है कि 180 डेज एक्सपायर हो गए हैं तो वो लिक्विडेशन का ऑर्डर दे देगी। देन कंपनी को वाइंडिंग अप कर दिया जाएगा। अगर 180 डेज एक्सपायर नहीं हुए हैं तो उस केस में एनसीएलटी ऑर्डर करेगी कि और बिडर को अप्रूव करो, मतलब और बिड इनवाइट करो। तो देन और रेजोल्यूशन एप्लीकेंट जो होंगे वो बिड करेंगे। देन नया एक रेजोल्यूशन प्लान प्रिपेयर होगा, ठीक है। अगर 180 डेज कंप्लीट हो चुके हैं, इफ़ एक्सपायर द 180 डेज देन द कंपनी गोज इनटू द लिक्विडेशन एंड CIRP एंड हो जाएगा, मोरेटोरियम पीरियड भी एंड हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर उस रेजोल्यूशन प्लान को NCLT ने अप्रूव कर दिया, 6 फैक्टर चेक करने के बाद डीपली अंडरस्टैंडिंग के बाद कंपनी NCLT सेटिस्फाई हो गई है कि ये जो प्लान है वो इफ़ेक्टिवली इम्प्लीमेंट हो सकता है, उस केस में NCLT क्या करेगी, उस प्लान को अप्रूव कर देगी एंड अप्रूव करने के बाद प्लान बिकम बाइंडिंग ऑन द ऑल द पार्टी, सारी पार्टीज़ पे बाइंडिंग हो जाएगा। और जो भी कंपनी के ऊपर जो मोरेटोरियम पीरियड चल रहा था वो एंड हो जाएगा एंड मोरेटोरियम पीरियड विल बी एंड RP क्या करेगा, डॉक्यूमेंट एंड इन्फॉर्मेशन को सबमिट कर देगा किसके पास, IBVI को। एंड द रेजोल्यूशन प्लान एप्लीकेंट जो होगा एंड शैल ऑब्टेन द अदर द स्टैट्यूटरी अप्रूवल विद इन द 1 ईयर। जैसे रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव हुआ उसके 1 ईयर के अंदर जितने भी स्टैट्यूटरी अप्रूवल हैं वो अप्रूव करेगा। कौन अप्रूव करेगा, रेजोल्यूशन एप्लीकेंट जिसने रेजोल्यूशन प्लान सबमिट किया था। देन बात करते हैं वो 6 फैक्टर कौन कौन से थे, जो 6 फैक्टर NCLT भी चेक करता है एंड 6 फैक्टर रेजोल्यूशन प्लान में रेजोल्यूशन एप्लीकेंट जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल होता है वो भी चेक करता है। वो 6 फैक्टर क्या है कि जो भी आपने रेजोल्यूशन प्लान सबमिट किया उसमें CIRP की कॉस्ट इंक्लूड है या नहीं। देन जो उसमें इंक्लूसिव ऑफ द ऑल फीस इंक्लूड किया है आपने या नहीं। प्रोपोर्शन ऑफ ऑपरेशन कैटर का जो प्रोपोर्शन है वो कैसा है। प्रोस्पेक्टिव मैनेजर पर्सनल डायरेक्टर्स कौन कौन होने वाले हैं उस कंपनी में, उनकी डिटेल्स के बारे में। एंड इम्प्लीमेंटेशन एंड सुपरविजन, प्लान के इम्प्लीमेंटेशन सुपरविजन के बारे में। एंड प्लान इन कंप्लाइंस विद ऑल, जितने भी लॉ से सबसे सारे लॉ से कंप्लाई करता है। एंड एनी अदर रिक्वायरमेंट स्पेसिफाइड बाय द IBVI ने कोई भी अदर अगर रिक्वायरमेंट स्पेसिफाई किया है तो वो भी उसमें इंक्लूड है या नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं सेक्शन नंबर 32 के बारे में। सेक्शन नंबर 32 के बारे में। सेक्शन नंबर 32 बात करता है अपील टू NCLT के बारे में। यहाँ तक हमारा जो कंप्लीट हो गया सेक्शन, जो CIRP का जो प्रोविज़न था, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्लान प्रोसेस का जो भी प्रोविज़न था रिवाइवल के प्रोसेस का, वो यहाँ तक पूरा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं अपील के बारे में। अपील मतलब NCLT से अपील, NCLT के पास अपील जाएगी। सेक्शन नंबर 32 बात करता है अपील टू NCLT। इफ़ अपील फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ द अप्रूविंग रेजोल्यूशन प्लान शैल बी इंटरेस्ट ऑफ द मैनर एंड द ग्राउंड टेक डाउन द सेक्शन 61 सबसेक्शन 3। देन द अगर कोई भी रेजोल्यूशन प्लान जो है सेक्शन 61 के जो भी सेक्शन 61 में मैनर दिए गए उसके थ्रू अगर अप्रूव नहीं हुआ, देन द रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव्ड इन द कॉन्ट्रवेंशन ऑफ द लॉ, अगर लॉ कोई कॉन्ट्रवेन करके आपने कोई रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव हुआ है या फिर मटेरियल इरेगुलरिटीज़ है कोई भी रेजोल्यूशन प्लान में, एंड वाइल द एक्सरसाइजिंग द पावर ऑफ बाय द RP एंड डेट ओड टू द ऑपरेशन डेटर नॉट हैव बीन प्रोवाइडेड इन द प्लान, ऑपरेशन डेटर का जो डेट था वो रेजोल्यूशन प्लान में नहीं है, या फिर IRP कॉस्ट नॉट प्रोवाइडेड, IRP की कॉस्ट उसमें प्रोवाइड नहीं है रेजोल्यूशन प्लान में, या फिर प्लान डज नॉट कंप्लाई विद एनी अदर क्राइटेरिया, किसी और क्राइटेरिया से कंप्लाई नहीं होता है, इसके बावजूद भी आपने रेजोल्यूशन प्लान को अप्रूव कर दिया है, तो उस केस में हम NCLT के पास जा सकते हैं, अपील कर सकते हैं कि रेजोल्यूशन प्लान को फिर से अप्रूव किया जाए। ये था प्रोविज़न CIRP का। नेक्स्ट बात करते हैं लिक्विडेशन के प्रोविज़न के बारे में।
अगर एनसीएलटी ने उस जो प्लान है उसको रिजेक्ट कर दिया है तो उस केस में लिक्विडेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो लिक्विडेशन बात करता है सेक्शन नंबर 33 से लेके 54 तक लिक्विडेशन स्टार्ट हो जाता है। सेक्शन नंबर 33 से 54 बात करता है लिक्विडेशन के बारे में। लिक्विडेशन सेक्शन 33 से स्टार्ट होता है। लिक्विडेशन मतलब क्या होता है कि इफ़ एनसीएलटी डज नॉट रिसीव, एनसीएलटी को कोई रेजोल्यूशन प्लान रिसीव नहीं हुआ है विद इन टाइम प्रिस्क्राइब्ड एंड एनसीएलटी ने या फिर रेजोल्यूशन प्लान को रिजेक्ट कर दिया है एंड विच वाज अप्रूव्ड, एनसीएलटी ने जो अप्रूव किया था, या फिर सीओसी कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स बाय दी 66% वोटिंग राइट रेजोल्यूशन अप्रूव किया है कि हमें लिक्विडेशन करवाना है कंपनी का, या फिर इफ़ द रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव बाय द एनसीएलटी बट द कॉन्ट्रावेन बाय द कॉर्पोरेट डेटर, एनसीएलटी ने उसको अप्रूव कर दिया था बट कॉर्पोरेट डेटर ने उसको कॉन्ट्रावेन कर दिया एंड उस केस में, या फिर सीओसी ने उसको अप्रूव ही नहीं किया या फिर प्लान ही रिसीव नहीं हुआ, तो इन 6 केसेस में एनसीएलटी पर ऑर्डर, एनसीएलटी लिक्विडेशन का ऑर्डर दे देगी। एंड जैसे लिक्विडेशन का ऑर्डर आता है कंपनी के अगेंस्ट या फिर कॉर्पोरेट डेटर के अगेंस्ट, जो भी सूट या फिर लीगल प्रोसीडिंग थी विल बी इंस्टीट्यूट अगेंस्ट द कॉर्पोरेट डेटर, कोई भी कंपनी के अगेंस्ट कोई भी सूट या फिर लीगल प्रोसीडिंग स्टार्ट नहीं होगी जैसे लिक्विडेशन ऑर्डर स्टार्ट होता है। नेक्स्ट बात करते हैं सेक्शन नंबर 34 के बारे में। सेक्शन नंबर 34 बात करता है अपॉइंटमेंट ऑफ लिक्विडेटर। हमने देखा था कि सीआरपी के टाइम पे आरपी सबसे पहले इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को अपॉइंट किया था, उसके बाद उसको अपॉइंट न्यू या फिर रिप्लेस करके हमने रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को अपॉइंट किया था। बट लिक्विडेशन के केस में जो आईआरपी कंटिन्यू नहीं करेगा, हम क्या करेंगे, एक नया पर्सन अपॉइंट करते हैं, जैसे कहते हैं लिक्विडेटर। लिक्विडेटर हम नया पर्सन को भी अपॉइंट कर सकते हैं या फिर जो आरपी होता है उसी को बाद में लिक्विडेशन के टाइम पे लिक्विडेटर बोल देते हैं। तो अपॉइंटमेंट ऑफ लिक्विडेटर के बारे में, या तो आरपी है कंसेंट टू एक्ट एज लिक्विडेटर, वही एज लिक्विडेटर भी एक्ट करेगा, या फिर एनसीएलटी न्यू अपॉइंट करेगी लिक्विडेटर को एंड द जो भी ऑफिसर है कंपनी के केएमपी या फिर प्रमोटर या डायरेक्टर है उसको पावर जितनी भी उनकी पावर होगी वो लिक्विडेटर के पास चली जाएगी और उनको कोऑपरेट करेंगे एंड असिस्ट करेंगे, ठीक है, लिक्विडेटर को। नेक्स्ट बात करते हैं कि एनसीएलटी में रिप्लेस द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल इफ द एनसीएलटी क्या कर सकती है, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को रिप्लेस भी कर सकती है इफ़ द रेजोल्यूशन प्लान सबमिटेड बाय द आरपी एंड रिजेक्टेड फॉर द फेलियर टू मीट द रिक्वायरमेंट अंडर द सेक्शन 30। बोलते हैं कि रेजोल्यूशन प्लान इज सबमिटेड बाय द आरपी इज रिजेक्टेड फॉर फेलियर टू मीट द रिक्वायरमेंट अंडर द सेक्शन 30 सबसेक्शन 2। नेक्स्ट बात करते हैं कि आईबीबीआई ने रिप्लेस कर सकता है रिकमेंडेशन रिप्लेस के लिए रिकमेंडेशन दे सकता है किसको, एनसीएलटी को। एंड नो कंसेंट ऑफ द आरपी टू एक्ट एज आरपी, आरपी ने कोई कंसेंट नहीं दिया, आरपी ने रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ने कोई भी कंसेंट नहीं दिया टू एक्ट एज अ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। उस केस में क्या कर सकती है, एनसीएलटी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को रिप्लेस कर सकती है, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा कि एनसीएलटी क्या करेगी, एनसीएलटी डायरेक्ट करेगी टू प्रपोज द नेम ऑफ द आईपी टू बी अपॉइंटेड एज लिक्विडेटर, ठीक है, नया लिक्विडेटर अपॉइंट होने का, ठीक है। हमने लिक्विडेटर कंपनी अभी लिक्विडेटर में जा रही तो एनसीएलटी डायरेक्ट करेगी आईबीबीआई को कि न्यू इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल का नाम हमें रिकमेंड करो, लिक्विडेटर बनाना है हमें। उस केस में आईबीबीआई 10 दिन के अंदर अंदर कोई भी न्यू इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल नेम रिकमेंड करेगी एंड 10 दिन के अंदर अंदर, एंड उसके बाद एनसीएलटी क्या करेगा, उस इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को अपॉइंट कर देगी एज अ लिक्विडेटर एट द अर्लीस्ट। नेक्स्ट बात करते हैं सेक्शन नंबर 35 के बारे में। सेक्शन नंबर 35 बात करता है पावर एंड ड्यूटीज़ ऑफ द लिक्विडेटर, लिक्विडेटर की क्या क्या पावर है, क्या क्या उसकी ड्यूटीज़ है ऑन द डायरेक्शन ऑफ द एनसीएलटी, एनसीएलटी के डायरेक्शन पे। नेक्स्ट बात करते हैं कि वेरीफाई कर सकता है जो भी क्रेडिटर्स की क्लेम है उसको वेरीफाई कर सकता है, कंपनी की जो भी असेट्स है उसकी कस्टडी ले सकता है एंड कंपनी की जो भी असेट्स है उसका वैल्यूएशन कर सकता है, उसको इवैल्यूएट कर सकता है एंड कंपनी की जो भी असेट्स है सारी असेट्स को प्रोटेक्ट करेगा एंड प्रिजर्व करके रखेगा एंड कंपनी को क्या करेगा, बेनिफिशियल वाइंडिंग अप के थ्रू कंटिन्यू करेगा टू कैरी द ऑन द बिजनेस फॉर द बेनिफिशियल वाइंडिंग अप। बेनिफिशियल वाइंडिंग अप का मतलब होता है कि कंपनी में वो कोई भी न्यू कॉन्ट्रैक्ट को एंटर नहीं करेगा एंड जो एक्सिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट कंपनी ने कर रखा है उसको कंटिन्यू करेगा या फिर कंप्लीट करेगा एंड कंपनी की जो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है या फिर मूवेबल प्रॉपर्टी है उसको सेल करने का काम करेगा एंड उससे जो भी अमाउंट रिकवर होगा उसको कलेक्ट करेगा, या फिर कंपनी की जो भी एक्शनेबल क्लेम है, ठीक है, उसको सेल करने का काम करेगा या आइदर इन द पब्लिक ऑक्शन और आइदर इन द बिड्स और पार्ट,
ठीक है। बट द लिक्विडेटर शैल नॉट सेल अबव द प्रॉपर्टी टू द पर्सन हु इज एलिजिबल टू रेजोल्यूशन एप्लीकेंट। मतलब पर्सन क्या करेगा, उसने बोला कि रेजोल्यूशन प्रोफेशन क्रेडिटर्स के क्लेम को वेरीफाई करेगा, कंपनी के एसेट्स को कस्टडी करेगा, कंपनी के एसेट्स का वैल्यूएशन करेगा, एवैल्यूएशन करेगा, कंपनी के एसेट्स को प्रोटेक्ट करेगा, प्रिजर्व करेगा, एंड कंपनी को एज अ बेनिफिशियल वाइंडिंग अप के थ्रू कंटिन्यू करेगा, कोई न्यू कॉन्ट्रैक्ट को एंटर नहीं करेगा, एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू करेगा, कंपनी की जो इमूवल प्रॉपर्टी या फिर मूवल प्रॉपर्टी है या फिर एक्शनेबल क्लेम है उसको बिट्स एंड पार्ट में या फिर पब्लिक ऑक्शन के थ्रू सेल करेगा। बट सेल किसको नहीं कर सकता है, बोलता है कि ऐसा पर्सन जो कि रेजोल्यूशन एप्लीकेंट बन सकता था या फिर रेजोल्यूशन एप्लीकेंट बन के रेजोल्यूशन प्लान सबमिट कर सकता था, उस पर्सन को जो लिक्विडेटर है वो एसेट्स सोल्ड नहीं करेगा। ठीक है, तो बोल रहा है कि हाउएवर द लिक्विडेटर शैल नॉट सेल अबव प्रॉपर्टी टू द पर्सन हु इज़ इनएलिजिबल, जो कि इनएलिजिबल था रेजोल्यूशन एप्लीकेंट में, उसको सेल नहीं करेगा। और क्या कर सकता है लिक्विडेटर, कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को एक्सेप्ट कर सकता है, मेक कर सकता है, एंड्रोस कर सकता है या फिर ड्रॉ कर सकता है। एंड कोई भी प्रोफेशनल असिस्टेंस चाहिए कोई भी किसी प्रोफेशनल्स के थ्रू, तो वो प्रोफेशनल असिस्टेंस भी ले सकता है। कोई भी सूट या फिर प्रोसिक्यूशन उसको डिफेंड करना है या फिर कोई इंस्टीट्यूट करना है तो वो भी कर सकता है। एंड कोई भी टू इन्वेस्टिगेट इन द फाइनेंशियल अफेयर ऑफ द डिटरमाइन अंडर वैल्यू ट्रांजेक्शन, कोई कंपनी की कोई क्या अगर अंडर वैल्यू ट्रांजेक्शन है तो उसको इन्वेस्टिगेशन करने, उसके अफेयर में इन्वेस्टिगेशन भी स्टार्ट करवा सकता है। या फिर क्रेडिटर्स के कोई भी क्लेम है उसको इनवाइट कर सकता है या फिर उसको सेटल कर सकता है। एंड टू टेक द ऑल सच एक्शन विच इज नेसेसरी फॉर द लिक्विडेशन या फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोसीड्स के लिए कोई भी एक्शन अगर नेसेसरी है तो वो सारे एक्शन भी ले सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं सेक्शन नंबर 36 के बारे में। सेक्शन नंबर 36 बात करता है लिक्विडेशन स्टेट के बारे में। लिक्विडेशन स्टेट का मतलब है कि कौन कौन सी चीज़ें लिक्विडेशन स्टेट में इंक्लूड होगी, विच इज द मैनेज बाय द लिक्विडेटर। लिक्विडेशन स्टेट मतलब होता है कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हम लिक्विडेट करने वाले, लिक्विडेट मतलब बेचने वाले हैं एंड उससे प्रोसीड्स कलेक्ट करने वाले हैं। तो कंपनी की कौन कौन सी चीज़ें जिसको हम लिक्विडेशन स्टेट में इंक्लूड करेंगे, कौन कौन सी चीज़ें जिसको लिक्विडेशन स्टेट से एक्सक्लूड किए जाएंगे, मतलब लिक्विडेशन स्टेट में उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, तो सेक्शन नंबर 36 की बात करते हैं लिक्विडेशन स्टेट के बारे में। इसमें हम क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करेंगे। सेक्शन नंबर 36 सबसेक्शन 3 बात करता है इंक्लूजन के बारे में कि क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करेंगे। ऐसी कोई भी असेट्स जिसके ऊपर कंपनी का ओनरशिप राइट है उसको लिक्विडेशन इंक्लूड करेंगे। या फिर ऐसे कंपनी की एसेट्स जो कि कंपनी के ऊपर उस एसेट्स के ऊपर कंपनी का ओनरशिप राइट है बट पोजीशन किसी और के पास है तो उसको भी इंक्लूड करेंगे। कंपनी की जो भी टेंजिबल या इनटेंजिबल एसेट्स है, कंपनी की जो भी मूवल प्रॉपर्टी या फिर मूवल प्रॉपर्टी है एंड एनी एसेट्स विद द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, सब्जेक्ट टू ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, वो भी इंक्लूड किया जाएगा। एंड एनी प्रोसीड्स ऑफ द लिक्विडेशन मतलब सेल कर कोई सी प्रॉपर्टी को सेल करने के बाद कोई अमाउंट रिसीव हुआ, प्रोसीड से रिसीव हुआ तो वो भी उसको इंक्लूड किया जाएगा लिक्विडेशन स्टेट में। एंड कोई भी एनकम्बर्ड एसेट्स है या फिर कोई भी एसेट्स या फिर वैल्यू है जो कि प्रोसीड्स के थ्रू रिकवर हुई है, या फिर कोई भी एसेट्स इशूड एज अ कोलेटरल एंड ओवर विच क्रेडिटर्स है रिलिंग्विश्ड राइट, कोई भी एसेट्स थी जो एज अ कोलेटरल इशू किया था और जिसके ऊपर क्रेडिटर्स ने अपना राइट रिलिंग्विश कर दिया उसको भी हम लिक्विडेशन स्टेट में इंक्लूड करेंगे। अब बात करते हैं सेक्शन नंबर 36 सबसेक्शन 4 कि हम क्या क्या चीज़ें एक्सक्लूड करेंगे, मतलब लिक्विडेशन स्टेट में इंक्लूड नहीं करेंगे, फिर इंक्लूड है तो उसको हम निकाल देंगे लिक्विडेशन स्टेट से। कंपनी के पास कोई असेट है बट कंपनी के ऊपर उसका ओनरशिप राइट नहीं, किसी और का ओनरशिप राइट है, उसको लिक्विडेशन स्टेट से निकाल दिया जाएगा। एंड पर्सनल एसेट्स ऑफ द शेयर होल्डर के पर्सनल एसेट्स को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। आज सब्सिडी कंपनी के एसेट्स को भी इंक्लूड नहीं किया जाएगा, या तो सब्सिडी कंपनी इंडियन में है या फिर फॉरेनर में तो भी सब्सिडी कंपनी के एसेट्स को इंक्लूड नहीं किया जाएगा क्योंकि यहाँ पे सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होता है। एनी अदर एसेट जो IBVI स्पेसिफाई करता है उसको हम एक्सक्लूड कर देंगे। या फिर कोई भी एसेट्स है इन दी कोलेटरल इज हेल्ड बाय द बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के थ्रू के पास कोई बैंक हेल्ड है एज अ कोलेटरल, उसको भी हम एक्सक्लूड करेंगे, लिक्विडेशन स्टेटमेंट इंक्लूड नहीं करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं सेक्शन नंबर 37। सेक्शन नंबर 37 बात करता है पावर ऑफ लिक्विडेटर टू एक्सेस द इन्फॉर्मेशन एंड लिक्विडेटर सीक्स इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द फॉलोइंग पर्सन, मतलब लिक्विडेटर के पास पावर है कि वो एक्सेस इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकता है। सेक्शन नंबर 37 बात करता है कि
पावर ऑफ लिक्विडेटर टू एक्सेस द इन्फॉर्मेशन, या फिर लिक्विडेटर सीक द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द फॉलोइंग पर्सन। लिक्विडेटर क्या कर सकता है, इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी, मतलब यहाँ पे एक ही इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी है अभी इंडिया में, NESL एंड, या फिर क्रेडिट इन्फॉर्मेशन सिस्टम सिविल डेटा के थ्रू इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकता है, या फिर एजेंसी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, या फिर लोकल गवर्नमेंट लाइक लोकल गवर्नमेंट, या फिर ROC या फिर रजिस्ट्रार ऑफ कॉपी राइटिंग के थ्रू वो इन्फॉर्मेशन सीख कर सकता है, मांग सकता है, या फिर कलेक्ट कर सकता है, एक्सेस कर सकता है, या फिर इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर द फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल लाइबिलिटी, information system for the financial non financial liability and information from the credit rating agencies के थ्रू, या फिर database maintained by the IBBI and others so specified by the IBBI। सेक्शन नंबर 37 में वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं सेक्शन नंबर 38 के बारे में, कंसोलिडेशन ऑफ क्लेम के बारे में। जैसे ही लिक्विडेशन स्टार्ट हुआ उसके 30 डेज के अंदर अंदर लिक्विडेटर क्या करेगा, क्रेडिटर्स के क्लेम को कंसोलिडेट करेगा एंड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ इसको रिसीव करेगा, कलेक्ट करेगा, कॉलेट करेगा। सेक्शन नंबर 38 बात करता है कि जैसे कंसोलिडेशन ऑफ क्लेम के बारे में, जैसे लिक्विडेशन स्टार्ट हुआ, लिक्विडेशन ऑर्डर स्टार्ट हुआ, उसके 30 डेज़ के अंदर ही अंदर आप लिक्विडेटर क्या करेगा, क्रेडिटर्स के क्लेम को रिसीव करेगा, कलेक्ट करेगा एंड कॉलेट करेगा विद द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट बात करते हैं सेक्शन नंबर 39 के बारे में। सेक्शन नंबर 39 बात करता है कि जो भी आपने क्लेम को कलेक्ट किया था उसकी वेरिफिकेशन के बारे में। सेक्शन नंबर 39 बात करता है वेरिफिकेशन ऑफ क्लेम के बारे में, कि आफ्टर द ऑर्गेनाइजिंग द ऑल द क्लेम्स द लिक्विडेटर विल वेरीफाई द क्लेम विद इन द नेक्स्ट 30 डेज। नेक्स्ट 30 डेज में को वेरीफाई भी करना है। नेक्स्ट बात करते हैं सेक्शन नंबर 40 के बारे में। सेक्शन नंबर 14 बात करता है एडमिशन या रिजेक्शन के क्लेम। सेक्शन नंबर 13 में कंसोलिडेशन के बारे में बात किया था। सेक्शन नंबर 39 में वेरिफिकेशन के बारे में। सेक्शन नंबर 40 बात करता है एडमिशन ऑफ रिजेक्शन ऑफ क्लेम। लिक्विडेटर क्या करेगा, उसको वेरीफाई करने का, वेरीफाई करने के बाद या तो उसको एक्सेप्ट कर सकता है या रिजेक्ट कर सकता है। रिजेक्ट करेगा तो रीज़न बताएगा, रीज़न बताने के बाद क्रेडिटर्स और कॉर्पोरेट डेटर को 7 दिन के अंदर अंदर इन्फॉर्म करेगा कि उसने रिजेक्शन क्यों किया। नेक्स्ट बात करते हैं सेक्शन नंबर 41 के बारे में। लिक्विडेटर शैल डिटरमाइन एंड एजुकेट द वैल्यूएशन ऑफ द क्लेम एज अ सच मैनर एज स्पेसिफाइड बाय द IBBI। मतलब लिक्विडेटर क्या करेगा, सेक्शन नंबर 41 में जो भी क्लेम थे उसको एडजुडिकेट करेगा एंड उसका वैल्यूएशन करेगा क्लेम को एज द मैनर स्पेसिफाइड बाय द IBBI। नेक्स्ट बात करता है सेक्शन नंबर 42 के बारे में। सेक्शन नंबर 42 बात करता है अपील अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द लिक्विडेटर बाय द क्रेडिटर्स। मतलब क्रेडिटर्स क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं NCLT को, किस केस में, कोई भी अगेंस्ट द एनी डिसीजन ऑफ द क्रेडिटर्स अगेंस्ट द लिक्विडेटर। ठीक है, क्रेडिटर्स क्या करेंगे, अपील फॉर द एक्सेप्टिंग और रिजेक्टिंग द क्लेम्स इन द 14 डेज ऑफ द डिसीजन ऑफ द लिक्विडेटर। किसको सबमिट करेंगे, NCLT को। नेक्स्ट बात करते हैं सेक्शन नंबर 43 के बारे में, प्रेफरेंशियल ट्रांजेक्शंस के बारे में। सेक्शन नंबर 43 बात करता है प्रोफेशनल ट्रांजेक्शन के बारे में, कि बोलता है कि अगर इफ द लिक्विडेटर या फिर रजिस्ट्रेशन प्रोफेशनल को लगता है कि कॉर्पोरेट डेटर ने कोई भी प्रोफेशनल ट्रांजेक्शन एंटर की है, ओपिनियन इज दैट द कॉर्पोरेट डेटर हैज़ एंटर्ड द प्रोफेशनल ट्रांजेक्शन एंड सच मैनर, वो क्या कर सकता है, एप्लीकेशन दे सकता है किसको, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी मतलब NCLT को, फॉर द अवॉइडेंस ऑफ प्रोफेशनल ट्रांजेक्शन, उस प्रोफेशनल ट्रांजेक्शन को अवॉइड करने के लिए। ठीक है, एंड आ कॉर्पोरेट डेटर शैल डीम टू हैव बीन गिवन प्रेफरेंस ट्रांजेक्शन, कुछ ट्रांजेक्शन को हम प्रेफरेंशियल ट्रांजेक्शन मान लेंगे इफ़ द ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी इंटरेस्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ द क्रेडिटर्स सिक्योरिटीज एंड गारंटर। अगर आपने अगर कॉर्पोरेट डेटर ने या फिर कंपनी ने कोई भी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया फॉर द बेनिफिट ऑफ द क्रेडिटर्स, फॉर द बेनिफिट ऑफ द सिक्योरिटी एंड फॉर द बेनिफिट ऑफ द गारंटर, एंड यहाँ पे एंड लिखा हुआ है। ठीक है, सच ट्रांसफर हैज़ अ इफेक्ट ऑफ पुटिंग ऑफ सच क्रेडिटर श्योरिटी गारंटी इज बेटर पोजीशन। ठीक है, वो इसलिए ट्रांसफ़र किया ताकि जो भी क्रेडिटर्स थे, श्योरिटी थे, गारंटर थे, उनको बेटर पोजीशन मिल सके। तो उस केस में हम डीम मान लेंगे कि आपने प्रोफेशनल ट्रांजेक्शन एंटर किए। मतलब प्रोविज़न ये है कि आपको प्रोफेशनल ट्रांजेक्शन एंटर नहीं करना है, सबको ट्रीटमेंट इक्वली ट्रीट करना है, सबको इक्वली आपको पेमेंट करना है। ठीक है, तो सेक्शन नंबर 43 बात करता है कि कोई भी
सेक्शन नंबर 43 बात करते हैं कि कोई भी प्रोफेशनल ट्रांजैक्शन के बारे में, ठीक है, कि लिक्विडेटर या फिर आरपी को लगता है कि कंपनी ने कोई भी प्रोफेशनल ट्रांजैक्शन एंटर किया, उस केस में वो एप्लीकेशन दे सकता है एनसीएलटी को कि उस ट्रांजैक्शन प्रोफेशनल ट्रांजैक्शन को अवॉइड करो, अवॉइडेंस के लिए। एंड कॉर्पोरेट डेटर को दो केस में हम क्या करेंगे, डीम्ड प्रोफेशनल ट्रांजैक्शन मान लेंगे कि आपने अगर कोई भी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र किया है बेनिफिट क्रेडिटर श्योरिटी या गारंटर की बेनिफिट के लिए, या फिर कोई भी ट्रांसफ़र की इसलिए किया है कि जो भी क्रेडिटर श्योरिटी गारंटी है वो बेटर पोजीशन में आ सके। नेक्स्ट बात करते हैं फॉलोइंग नॉट प्रोफेशनल ट्रांजैक्शन। फॉलोइंग जो ट्रांजैक्शन को हम प्रोफेशनल ट्रांजैक्शन नहीं मानेंगे। कोई भी ट्रांसफ़र कंपनी ने किया है इन दी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, कंपनी ने कोई ट्रांसफ़र किया है तो उसको प्रोफेशनल ट्रांजैक्शन नहीं मानेंगे। या फिर एनी ट्रांसफ़र क्रिएटिंग द सिक्योरिटी इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी अक्वायर्ड बाय द कॉर्पोरेट डेटर टू द एक्सटेंट दैट इट क्रिएट अ न्यू वैल्यू टू द कॉर्पोरेट डेटर एंड सच ट्रांजैक्शन वाज रजिस्टर्ड विद द इंफॉर्मेशन यूटिलिटी ऑन और बिफोर 30th डे ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर रिसीव द पोजीशन ऑफ द सच प्रॉपर्टी। मतलब बात करता है कि कोई भी कंपनी ने कोई ट्रांजैक्शन एंटर किया विच इज़ द इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, या फिर एनी ट्रांजैक्शन जो जिसमें हमने सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रिएट किया है ऑफ द प्रॉपर्टी कॉर्पोरेट डेटर की, कंपनी की प्रॉपर्टी के ऊपर, टू द एक्सटेंट ऑफ द इट क्रिएट अ न्यू वैल्यू, कंपनी के लिए वो कोई न्यू वैल्यू क्रिएट करता है, या फिर सच रजिस्ट्रेशन और उस ट्रांजैक्शन का हमने रजिस्ट्रेशन इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी से विद इन द 30 डेज के अंदर आपने करवा लिया, उस केस में वो प्रोफेशनल ट्रांजैक्शन इंक्लूड नहीं होगा। नेक्स्ट बात करते हैं अ प्रेफरेंस शैल बी डीम टू गिवन एट द रेलेवेंट टाइम इफ द गिवन टू द रिलेटेड पार्टी ड्यूरिंग द 2 years एंड प्रोसीडिंग इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट। इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट के 2 साल से पहले 2 साल के पहले अगर आपने कोई भी रिलेटेड पार्टी को आपने कोई भी प्रेफरेंस दी है, उस केस में आप मान लेंगे कि आपने प्रोफेशनल ट्रांजैक्शन एंटर किया है। या फिर गिवन टू अदर देन रिलेटेड पार्टी डूइंग द वन प्रोसीडिंग द इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट, उस केस में हम इंक्लूड करेंगे आपने प्रोफेशनल ट्रांजैक्शन एंटर किया है। नेक्स्ट बात करते हैं सेक्शन नंबर 44 के बारे में, ऑर्डर इन केस ऑफ प्रोफेशनल ट्रांजैक्शन। जैसे ही कंपनी ने अगर कोई प्रोफेशनल ट्रांजैक्शन एंटर की है तो सब जो एनसीएलटी है, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है, इस केस में प्रोफेशनल ट्रांजैक्शन के केस में क्या क्या ऑर्डर पास कर सकती है। ठीक है, तो बात करता है कि सेक्शन नंबर 44 बात करता है ऑर्डर इन केस ऑफ प्रोफेशनल ट्रांजैक्शन के बारे में कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कैन पास द फॉलोइंग ऑर्डर रिक्वायर द प्रॉपर्टी टू वेस्टेड इन द कॉर्पोरेट डेटर। रिक्वायर जो भी प्रॉपर्टी है कॉर्पोरेट डेटर को उसको रिक्वायर कर सकती है, मांग सकती है। एंड रिक्वायर एनी प्रॉपर्टी टू बी वेस्टेड इफ इट इज रिप्रेजेंट द एप्लीकेशन ऑफ द प्रोसीड्स ऑफ द सेल्स ऑफ प्रॉपर्टी सो द ट्रांसफर ऑफ द मनी सो मनी ऑफ ट्रांसफ़र और मनी सो ट्रांसफ़र उस प्रॉपर्टी को ले सकती है, या फिर उस कंपनी ने उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर दिया, फिर सोल्ड आउट कर दिया, उस सोल्ड आउट करने ट्रांसफ़र करने से जो भी अमाउंट रिसीव्ड है उसको भी एनसीएलटी ले सकती है। एंड रिलीज और डिस्चार्ज एनी सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रिएटेड बाय द कॉर्पोरेट डेटर ने कोई भी उस एसेट्स पे कोई रिलीज़ सिक्योरिटी इंटरेस्ट रिलीज़ कर दिया, फिर डिस्चार्ज कर दिया, कंपनी कोई भी सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रिएट किया उसको रिलीज़ कर सकती है, फिर डिस्चार्ज कर सकती है। ठीक है, रिक्वायर एनी पर्सन टू पे सच सम्स, किसी भी पर्सन को बोल सकती है कि इतना अमाउंट पे करने के लिए फॉर द बेनिफिट रिसीव्ड बाय हिम। अगर उसने कोई बेनिफिट रिसीव्ड किया है उस ट्रांजेक्शन से रिलेटेड, तो उसका पर्सन को भी बोल सकती है कि इतना अमाउंट आप सबमिट करो लिक्विडेटर या रजिस्ट्रेशन प्रोफेशनल को, या डायरेक्ट कर सकती है किसी गारंटर को उस फाइनेंशियल डेट या फिर ऑपरेशनल डेट वर रिलीज टू बी रिवाइव्ड एज द ऑब्जेक्टिव डीम फिट। मतलब किसी भी फाइनेंशियल डेट, किसी भी गारंटर के फाइनेंशियल डेट या ऑपरेशनल डेट, किसी भी गारंटर के फाइनेंशियल डेट या फिर ऑपरेशनल डेट को रिवाइव कर सकती है एज द डीम फिट। ठीक है, नेक्स्ट बात करती है कि डायरेक्ट फॉर द प्रोवाइडिंग द सिक्योरिटी और चेंज ऑन एनी प्रॉपर्टी, डिस्चार्ज ऑफ एनी फाइनेंशियल डेट और ऑपरेशनल डेट, किसी भी डायरेक्ट फॉर प्रोवाइडिंग द सिक्योरिटी एंड चार्ज ऑन एनी प्रॉपर्टी। ठीक है, सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट करने के लिए फिर चार्ज ऑन द एनी प्रॉपर्टी के लिए ऑर्डर दे सकती है बाय द एनी फाइनेंशियल डेट एंड ऑपरेशन कैरेक्टर के थ्रू। नेक्स्ट बात करते हैं सेक्शन नंबर 45 के बारे में। सेक्शन नंबर 45 बात करता है अंडर वैल्यू ट्रांजेक्शन के बारे में। आप कॉर्पोरेट डेट ने अगर कोई भी अंडर वैल्यू ट्रांजेक्शन किया है तो उसके बारे में। सेक्शन नंबर 14 बात करता है कि अंडर वैल्यू ट्रांजेक्शन को अवॉइड करना है, अवॉइडेंस ऑफ अंडर वैल्यू ट्रांजेक्शन के बारे में
कंपनी का जो भी लिक्विडेटर या फिर डिसीजन प्रोफेशनल है कि उसको लगता है कि कंपनी ने कोई भी अंडर वैल्यू ट्रांजेक्शन एंटर की है, कंपनी ने कोई भी अंडर वैल्यू ट्रांजेक्शन एंटर की है, तो उस अंडर वैल्यू ट्रांजेक्शन को अवॉइड करवाने के लिए या फिर उस अंडर वैल्यू ट्रांजेक्शन को रिवर्स करवाने के लिए, उसका ऑर्डर को उसका इफेक्ट को रिवर्स करवाने के लिए एप्लीकेशन दे सकती है एनसीएलटी को। तो एनसीएलटी रेलेवेंट पीरियड के अंदर सेक्शन नंबर 46 में रेलेवेंट पीरियड के अंदर सेक्शन नंबर 46 में क्या कर सकती है, ऑर्डर दे सकती है कि उस ट्रांजेक्शन को अवॉइड करने के लिए उसको रिवर्स को उस इफेक्ट को रिवर्स करने के लिए। ठीक है, अंडर वैल्यू ट्रांजेक्शन मतलब आपने कोई भी जो कंपनी की जो प्रॉपर्टी थी आपने किसी पर्सन को एज अ गिफ्ट दे दी है या फिर उसकी जो वैल्यू थी उस वैल्यू से बहुत कम में दे दी है। ठीक है, कॉर्पोरेटर ने अगर ऐसा कोई काम किया तो उसको हम अंडर वैल्यू ट्रांजेक्शन मान लेंगे। सेक्शन नंबर 46 की बात करते हैं कि रेलेवेंट पीरियड फॉर द अवॉइडेंस ऑफ ट्रांजेक्शन। अगर कोई भी ट्रांजेक्शन आपने इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट के ट्रांजेक्शन के 1 ईयर के अंदर किया है, ठीक है, या फिर ट्रांजेक्शन अगर रिलेटेड पार्टी से किया है तो इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट के प्रीसीडिंग 2 ईयर्स में अगर आपने कुछ ऐसा काम किया है तो हम उसको अंडर वैल्यू ट्रांजेक्शन मान लेंगे रिलेवेंट पीरियड फॉर द अवॉइडेबल ट्रांजेक्शन के लिए। ठीक है, आपको पता था कि आपकी इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, तो इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट के 1 साल से पहले अगर आपने कोई भी ऐसी ट्रांजेक्शन एंटर की अंडर वैल्यू ट्रांजेक्शन तो हम उसको इंक्लूड कर लेंगे। या फिर आपने कोई रिलेटेड पार्टी से ट्रांजेक्शन एंटर की है, ठीक है, और इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट से 2 साल पहले भी आपने कोई ट्रांजेक्शन एंटर की है तो उसको हम अंडर वैल्यू ट्रांजेक्शन में इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं सेक्शन नंबर 47 के बारे में। सेक्शन नंबर 47 बात करता है एप्लीकेशन बाय द क्रेडिटर्स इन केस ऑफ अंडर वैल्यू ट्रांजेक्शन। हमने यहाँ पर देखा था सेक्शन नंबर 45 में कि रेजोल्यूशन प्रोफेशनल या फिर लिक्विडेटर एप्लीकेशन दे सकती है किसको, एनसीएलटी को फॉर द अंडर वैल्यू ट्रांजेक्शन। सेक्शन नंबर 45 में। सेक्शन नंबर 47 बात करता है कि अगर क्रेडिटर्स को लगता है कि कंपनी ने कोई अंडर वैल्यू ट्रांजेक्शन किया है तो वो क्रेडिटर्स भी एप्लीकेशन दे सकते हैं किसको, एनसीएलटी को फॉर द अंडर वैल्यू ट्रांजेक्शन। ठीक है, कि लिक्विडेटर बोलता है कि लिक्विडेटर हैविंग द इन्फॉर्मेशन अबाउट द रिपोर्ट। ठीक है, लिक्विड हैविंग इन्फॉर्मेशन बट नॉट रिपोर्ट। लिक्विडेशन को लिक्विडेटर या फिर रजिस्ट्रेशन प्रोफेशनल को पता था कि कंपनी ने कोई भी अंडर वैल्यू ट्रांजेक्शन एंटर की है, उसके बावजूद भी लिक्विडेटर एंड रजिस्ट्रेशन प्रोफेशनल ने एनसीएलटी को नहीं बताया कि कंपनी ने अंडर वैल्यू ट्रांजेक्शन की है, नहीं बताया। उस केस में जो कंपनी के जो भी पार्टनर हैं, क्रेडिटर्स हैं या फिर मेंबर ऑफ द कॉर्पोरेटर हैं, ठीक है, मेंबर ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर हैं और कंपनी के जो भी मेंबर हैं वो भी बता सकते हैं किसको, एनसीएलटी को, कि कंपनी ने अंडर वैल्यू ट्रांजेक्शन एंटर की है। उस केस में अंडर वैल्यू ट्रांजेक्शन का एप्लीकेशन देंगे। और एप्लीकेशन किस लिए देंगे, वो अंडर वैल्यू ट्रांजेक्शन को अवॉइड करवाओ या फिर जो भी उसका इफेक्ट था उसको रिवर्स करवाओ। ठीक है, आरपी एंड लिक्विडेटर को पता था, उसके बाद भी उन्होंने एनसीएलटी को नहीं बताया। उस केस में पार्टनर, क्रेडिटर्स और जो कंपनी के जो भी मेंबर्स हैं वो बता सकते हैं एनसीएलटी को कि कंपनी ने अंडर वैल्यू ट्रांजेक्शन एंटर की है। उसके बाद एनसीएलटी क्या ऑर्डर पास करेगी, पहला ऑर्डर तो ये पास करेगी कि वॉइड करवाने के लिए या फिर उसका इफेक्ट रिवर्स करवाने के लिए। दूसरा ऑर्डर ये पास करेगी कि जो भी आरपी है या लिक्विडेटर है उनके अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करो, प्रोसीडिंग स्टार्ट करो। ठीक है, क्योंकि उनको पता था कि कंपनी ने अंडर वैल्यू ट्रांजेक्शन एंटर किया, उसके बाद भी कंपनी ने लिक्विडेटर और आरपी ने एनसीएलटी को नहीं बताया। ठीक है, तो ऑर्डर करेगी किसको, आईबीबीआई को, टू इनिशिएट द डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग अगेंस्ट द लिक्विडेटर एंड और आरपी। नेक्स्ट बात करते हैं सेक्शन नंबर 48 के बारे में। ऑर्डर इन केस ऑफ अंडर वैल्यू ट्रांजेक्शन बाय द एनसीएलटी। अगर कंपनी ने अंडर वैल्यू ट्रांजेक्शन एंटर की है तो उस केस में एनसीएलटी क्या क्या ऑर्डर पास कर सकती है, द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, ए मतलब होता है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी में पास द फॉलोइंग ऑर्डर, वो फॉलोइंग ऑर्डर पास कर सकते हैं। पहला ऑर्डर है कि रिक्वायर एनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर टू बी वेस्टेड इन द कॉर्पोरेटर। कॉर्पोरेटर के पास जो भी प्रॉपर्टी है वो रिक्वायर एनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर टू बी वेस्टेड इन द कॉर्पोरेटर। कोई भी प्रॉपर्टी है वो कॉर्पोरेटर के को वेस्ट के नाम पे ट्रांसफ़र करवा सकती है। ठीक है, या फिर रजिस्ट्रेशन प्रोफेशनल को नाम पे लिक्विडेटर को बोल सकती है ट्रांसफ़र करने के लिए। ठीक है, रिलीज और डिस्चार्ज ऑफ एनी सिक्योरिटी इंटरेस्ट। कॉर्पोरेटर ने कोई भी सिक्योरिटी इंटरेस्ट अगर क्रिएट किया था किसी कंपनी की किसी प्रॉपर्टी पे, उसको रिलीज या फिर डिस्चार्ज करवा सकती है। ठीक है, रिक्वायर एनी पर्सन टू पे द सच सम्स एज ए डीम फिट। किसी पर्सन को बोल सकती है इतना अमाउंट डिपॉजिट करने के लिए कि आपको इतना अमाउंट डिपॉजिट करवाना है। ठीक है,
किसी भी पर्सन को बोल सकती है एनसीएलटी, ठीक है। एंड रिक्वायर द पेमेंट ऑफ सच कंसिडरेशन एज डिटरमाइंड बाय एक्सपर्ट, ठीक है। और किसी रिक्वायर द पेमेंट ऑफ सच कंसिडरेशन बता सकती है किसी भी पर्सन को कि आपको इतना अमाउंट सबमिट करना है बाय द डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सपर्ट्स के डिटर्मिनेशन के बाद। नेक्स्ट बात करते हैं सेक्शन नंबर 49 के बारे में, ट्रांजेक्शन डिफ्रॉडिंग द क्रेडिटर्स, कि कुछ ट्रांजेक्शन्स हैं जो क्रेडिटर्स को डिफ्रॉड करने के लिए करे गए हैं, ठीक है। तो सेक्शन नंबर 49 बात करता है कि वेयर द कॉर्पोरेट डेटा हैज एंटर्ड इन अंडर वैल्यू ट्रांजेक्शन इट हैज डेलिबरेटेड एंटर इनटू बाय द सच कॉर्पोरेट डेटर फॉर द कीपिंग द असेट्स ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर बियॉन्ड द सच रीच ऑफ द एनी पर्सन एंटाइटल्ड टू मेक द क्लेम, एनी any person entitled to make the claim adversely affect the interest of the such person। मतलब बोला सेक्शन नंबर 49 बात करता है कि ट्रांजेक्शन डिफ्रॉडिंग द क्रेडिटर्स, अगर कंपनी ने कोई भी ऐसा ट्रांजेक्शन एंटर किया है जो ट्रांजेक्शन क्रेडिटर्स को डिफ्रॉड करने के लिए है, कॉर्पोरेट डेटर ने कोई भी ऐसा अंडर वैल्यू ट्रांजेक्शन एंटर किया है, मतलब उसने कंपनी की जो भी प्रॉपर्टी थी 1 करोड़ की प्रॉपर्टी कंपनी ने अपनी वाइफ को 80 लाख या फिर 40 लाख में सोल्ड कर दिया कंपनी ने अपनी वाइफ को, ठीक है। इट वॉज डेलिबरेटली इंटेंशनली उसने क्या किया था कि हमें कॉर्पोरेट डेटर ने क्या किया था क्रेडिटर्स को डिफ्रॉड करने के लिए, ठीक है, फॉर द कंपनी की जो भी असेट्स है उसको बियॉन्ड द रीच ऑफ एनी पर्सन मतलब लिक्विडेटर की रीच से हटाने के लिए, मतलब लिक्विडेटर क्या करेगा जितनी भी कंपनी की प्रॉपर्टी है उसको कल्यूट करेगा, कलेक्ट करेगा, उसकी रीच से हटाने के लिए कॉर्पोरेट डेटर ने कोई भी ऐसी ट्रांजेक्शन एंटर की है एंड टू एंटाइटल्ड टू मेक द क्लेम, या फिर एडवर्सली अफेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ एनी पर्सन, किसी पर्सन का इंटरेस्ट अफेक्ट किया है, उस केस में ऑर्डर ए जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी एनसीएलटी की ऑर्डर पास करती है रिस्टोरिंग द पोजीशन, वो पोजीशन रिस्टोर करने के लिए, वो असेट्स को रिस्टोर करने के लिए, ठीक है, उस असेट्स को वापस लाया जाए, एंड प्रोटेक्ट द उस पर्सन के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए हुआ विक्टिम ऑफ सच ट्रांजेक्शन, जिसमें उसको गलत ठहराया गया था, उसको उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का ऑर्डर पास कर सकती है। ये था सेक्शन नंबर 49। नेक्स्ट बात करते हैं सेक्शन नंबर 50 के बारे में। सेक्शन नंबर 50 बात करता है एक्स्ट्राऑर्डिनेट क्रेडिट ट्रांजेक्शन के बारे में, वेयर द कॉर्पोरेट डेटर हैज़ बीन पार्टी टू एक्स्ट्राऑर्डिनेट क्रेडिट ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट बात करते हैं सेक्शन नंबर 50 बात करता है एक्सटॉर्शनेट क्रेडिट ट्रांजेक्शन के बारे में। सेक्शन नंबर 15 बात करता है एक्सटॉर्शनेट क्रेडिट ट्रांजेक्शन, वेयर द एक्सटॉर्शनेट क्रेडिट ट्रांजेक्शन का मतलब होता है कि कोई भी आपने कोई ट्रांजेक्शन एंटर की है, कॉर्पोरेट डेटर फिर कंपनी ने कोई भी ऐसी ट्रांजेक्शन एंटर की है जो कि प्राइस से बहुत ज़्यादा हाई चार्ज में एंटर की है, मतलब कोई भी कंपनी की आपने कोई असेट सोल्ड किया या फिर कोई भी ट्रांजेक्शन एंटर की है जिसकी नॉर्मल प्राइस यूजुअल प्राइस 50,000 होना चाहिए था, बट आपने उस प्राइस को बहुत ज़्यादा हाई किया, मतलब जिसकी वजह से फाइनेंशियल डेट या फिर ऑपरेशनल डेट आपने शो किया, आपने दिखाया कि आपको बहुत ही ज़्यादा मतलब आपने 50,000 का जो ट्रांजेक्शन था आपने उसको 50 करोड़ में शो किया है, जिसकी वजह से आपका ऑपरेशनल डेट या फिर फाइनेंशियल डेट बहुत ज़्यादा शो हो रहा है। इसको कहते हैं एक्सटॉर्शनेट क्रेडिट ट्रांजेक्शन, जिसमें आपने कोई भी ट्रांजेक्शन एंटर की है बहुत ज़्यादा हाई प्राइस पे, ठीक है। तो वेयर द कॉर्पोरेट डेटर हैज़ बीन अ पार्टी टू एक्सटॉर्शनेट क्रेडिट ट्रांजेक्शन एंड विच इन्वॉल्व द रिसिप्ट ऑफ द फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल डेट ड्यूरिंग द लास्ट 2 ईयर्स, अगर लास्ट 2 ईयर्स में आपने कोई भी एक्सटॉर्शनेट क्रेडिट ट्रांजेक्शन एंटर की जिसमें आपका आप शो कर रहे हो कि आपने इन्वॉल्विंग द रिसिप्ट ऑफ द फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल डेट ड्यूरिंग द टू प्रिसीडिंग ईयर इमीडिएटली प्रिसीडिंग ईयर ऑफ द इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट से, उस केस में लिक्विडेटर या फिर रिजोल्यूशन प्रोफेशनल जो होगा एप्लीकेशन दे सकता है उस ट्रांजेक्शन को अवॉइड करवाने के लिए, किसके बाद एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी मतलब एनसीएलटी के पास, ठीक है। या फिर बोर्ड में स्पेसिफाई द सर्कमस्टांसेस विच विल कवर्ड अंडर दिस ट्रांजेक्शन, मतलब एक्सटॉर्शनेट के ट्रांजेक्शन के लिए कोई और सर्कमस्टांसेस है तो उसके लिए IBVI जो है बोर्ड जो है वो स्पेसिफाई कर सकता है सर्कमस्टांसेस। नेक्स्ट बात करते हैं कि जैसे ही एप्लीकेशन एक्सटॉर्शनेट क्रेडिट ट्रांजेक्शन के लिए जैसे ही एप्लीकेशन आई एनसीएलटी के पास, उस केस में एनसीएलटी क्या क्या ऑर्डर पास कर सकती है, एंड ऑर्डर ऑफ एनसीएलटी या फिर ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी फॉर द एक्सटॉर्शनेट क्रेडिट ट्रांजेक्शन। सेक्शन नंबर 51 में बात करता है कि एनसीएलटी AOA विल ऑर्डर टू रिस्टोर द पोजीशन जो भी एग्जिस्टिंग रिस्टोर द पोजीशन एज इट एग्जिस्ट बिफोर, ठीक है। कोई जो भी ट्रांजेक्शन की एग्जिस्टेंस थी मतलब ट्रांजेक्शन को रिवर्स करवा सकती है, उस ट्रांजेक्शन को एक्सटॉर्शनेट क्रेडिट ट्रांजेक्शन को सेट असाइड करवा सकती है होल और पार्ट ऑफ द डेट,
ठीक है, या फिर मॉडिफाई करवा सकते हैं टर्म्स ऑफ द ट्रांजेक्शन के टर्म्स को मॉडिफाई करवा सकती है। एंड रिक्वायर एनी पर्सन टू रीपे एनी अमाउंट रिसीव्ड बाय सच पर्सन, ठीक है, जिस पर्सन को एक्स्ट्रा अमाउंट रिसीव हुआ उस पर्सन को बोल सकते हैं कि वो अमाउंट वापस लेके आओ, ठीक है। या फिर रिक्वायर एनी सिक्योरिटी इंटरेस्ट दैट वाज पार्ट ऑफ द एक्सटॉर्शनेट ट्रांजेक्शन, कोई भी सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रिएट हुआ था एक्सटॉर्शनेट के ट्रांजेक्शन में, उस सिक्योरिटी इंटरेस्ट को रिलीज करवा सकती है, रिलिंग्विश करवा सकती है एंड उस एसेट्स को वापस मंगवा सकती है इन फेवर ऑफ द लिक्विडेटर ऑफ अ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। नेक्स्ट बात करते हैं सेक्शन नंबर 52 के बारे में, सिक्योर्ड क्रेडिटर इन द लिक्विडेटर प्रोसीडिंग, मतलब जो कि सिक्योर्ड क्रेडिटर है जिनके पास कोई असेट सिक्योर्ड है कंपनी की, ठीक है, लिक्विडेशन के पास उनके पास क्या राइट है। तो सेक्शन नंबर 52 बात करता है सिक्योर्ड क्रेडिटर्स इन द लिक्विडेशन प्रोसीडिंग, मतलब ऑप्शन अवेलेबल विद द सिक्योर्ड क्रेडिटर, सिक्योर्ड क्रेडिटर के साथ के पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ठीक है। या तो उनके पास जो भी असेट्स है उसको रिलिंग्विश कर दें सिक्योरिटी इंटरेस्ट को टू द लिक्विडेशन स्टेट में रिलिंग्विश कर दें कि हम ये जो असेट्स हैं रिलिंग्विश करते हैं इसके ऊपर अब से अपना राइट, या फिर उसको रिलिंग्विश ना करें उसको रिलीज़ कर दें, रिलीज़ मतलब सोल्ड कर दें, उसके बाद जो अमाउंट बचता है उसको, अगर ज़्यादा अमाउंट बचता है तो उसको लिक्विडेटर को वापस सबमिट कर दें, या फिर कम अमाउंट बचता है तो क्लेम करने के लिए वो लिक्विडेटर को इन्फॉर्म कर दें, ठीक है। या तो वो जो भी सिक्योर क्रेडिटर रहता है उसको रिलिंग्विश कर सकते हैं उस असेट्स को, सिक्योरिटी इंटरेस्ट को, या फिर रिलीज कर सकते हैं सिक्योरिटी इंटरेस्ट को, ठीक है। रिलीज करने के बाद इन्फॉर्म कर देंगे लिक्विडेटर को एंड आइडेंटिटी ऑफ असेट्स के बारे में बता देंगे, ठीक है। एंड लिक्विडेटर वेरीफाई कर देगा अपने क्लेम्स को एंड secured creditor shall take the appropriate step as per applicable law to recover of the property, ठीक है। प्रॉपर्टी रिकवर करने की जो भी लॉ है उसके हिसाब से प्रॉपर्टी को रिलीज कर देंगे, ठीक है। रिलीज करने के बाद जो भी अगर प्रोसीड्स ज़्यादा है, ठीक है, डेट से, देन द सिक्योर क्रेडिटर जो भी सरप्लस फंड है वो लिक्विडिटी को सबमिट कर देंगे, ठीक है। अगर प्रोसीड्स कम है डेट से, देन द सिक्योर क्रेडिटर हैव अ राइट टू रिसीव द डेफिशिएंट अमाउंट, सिक्योर क्रेडिटर के पास राइट है कि वो डेफिशिएंट अमाउंट रिसीव कर सकते हैं अंडर द सेक्शन 53 जो कि नेक्स्ट सेक्शन हम पढ़ने वाले हैं। या फिर सिक्योर क्रेडिटर एप्लीकेशन देंगे फॉर हेल्पिंग द रिलीज सिक्योरिटी इंटरेस्ट को रिलीज़ करवाने के लिए, वो हेल्प के लिए एनसीएलटी को एप्लीकेशन दे सकते हैं, ठीक है। सीआईआरबी कॉस्ट ड्यू फ्रॉम द सिक्योर्ड क्रेडिटर शैल बी डिडक्टेड फ्रॉम द प्रोसीड्स ऑफ रियलाइजेशन ऑफ सच सिक्योर्ड क्रेडिटर, ठीक है। सिक्योर्ड क्रेडिटर ने जो भी अपना असेट्स को रिलीज़ करवाया उस रिलीज असेट्स में से जो सीआईआरबी कॉस्ट है उसको भी डिडक्ट किया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं सेक्शन नंबर 53 के बारे में जो कि लास्ट सेक्शन है लिक्विडेशन का, ठीक है। सेक्शन में 53 बात करता है वाटरफॉल अरेंजमेंट के बारे में कि जो भी लिक्विडेशन स्टार्ट हुई थी कंपनी के एसेट्स को हमने कॉल्यूट किया था, वेरीफाई किया था, ठीक है। एंड वेरीफाई करने के बाद हम उसको सबको सोल्ड कर रहे थे, सोल्ड करने के बाद जो भी अमाउंट आया था, पैसा हमारे पास आया, उसको हम डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करें कि अब उस अमाउंट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। सेक्शन नंबर 53 बात करता है वाटरफॉल अरेंजमेंट के बारे में। सबसे पहले जो भी सीआईआरपी की कॉस्ट थी, ठीक है, या फिर लिक्विडेशन की कॉस्ट थी उसको दिया जाएगा। एंड सिक्योर्ड क्रेडिटर्स मतलब जिन्होंने अपना राइट को रिलिंग्विश कर दिया था, वेव ऑफ कर दिया था, वो सिक्योर क्रेडिटर यहाँ पे नहीं आएंगे। जिन्होंने अपना राइट को रिलीज़ किया था, रिलीज़ करने वाले यहाँ पे नहीं आएंगे। ऐसे सिक्योर्ड क्रेडिटर जिन्होंने अपना राइट को रिलिंग्विश कर दिया था, वेव ऑफ कर दिया कि हम असेट्स को सोल्ड करना नहीं चाहते, हम असेट्स को सोल्ड करना नहीं चाहते, उन्होंने अपने असेट्स के राइट्स को रिलिंग्विश कर दिया था इन फेवर ऑफ लिक्विडेटर, ठीक है। तो रैंक 2 पे लिक्विडेटर आएंगे। एंड साथ में वर्कमैन ड्यू जिनका लास्ट 24 मंथ का वर्कमैन ड्यू है, ठीक है, लिक्विडेशन स्टार्ट होने से लास्ट 24 मंथ का वर्कमैन ड्यू है, वो पर्सन आएंगे। रैंक 3 पे आएंगे वेजेस एंड अनपेड ड्यूज टू द एम्प्लॉई अदर देन द वर्कमैन के अलावा कोई भी एम्प्लॉई है जिनका वेजेस है लास्ट 12 मंथ ऑफ द लिक्विडेशन कमेंसमेंट डेट। एंड रैंक 4 पे आएंगे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, जो भी अनसिक्योर्ड क्रेडिटर हैं, फाइनेंशियल डेट एंड होम बायर डिपॉजिटर्स या फिर डिबेंचर होल्डर जो भी हैं, ठीक है। रैंक 5 पे आएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के ड्यूज लास्ट 2 ईयर्स के, ठीक है। और सिक्योर्ड क्रेडिटर जिन्होंने असेट्स को रियलाइज करवाया था डेफिशिएंट अमाउंट के लिए, वो यहाँ पे आएंगे, ठीक है। एंड रैंक 6 पे आएंगे एनी अदर डेट्स एंड ड्यूज, जो है कोई अदर डेट्स एंड ड्यूज बच गए, जैसे ऑपरेशन क्रेडिटर का ड्यूज बच गया था, वर्कमैन का 24 मंथ के बाद का ड्यूज अगर कोई है, 24 मंथ तक का है, लास्ट 24 मंथ ऑफ द लिक्विडेशन स्टेट का है तो यहाँ आएंगे। उससे पहले का अगर कोई ड्यूज है
तो वो यहाँ आएगा रैंक नंबर 6 में, ठीक है। या फिर गवर्नमेंट का कोई 2 साल से पहले का कोई ड्यूज हो तो यहाँ आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर इफ एनी कंपनी के हैं, देन आता है लिक्विड इक्विटी शेयर होल्डर और LLP की केस में पार्टनर्स के बारे में, ठीक है। तो ये था सेक्शन नंबर 53। नेक्स्ट बात करते हैं सेक्शन नंबर 54 के बारे में। सेक्शन नंबर 54 बात करता है कि अब हमने लिक्विडेशन स्टेट को रियलाइज़ भी कर लिया और उसको डिस्ट्रीब्यूट भी कर लिया, जो भी प्रोसीड्स कलेक्ट हुआ था, ठीक है। अब प्रोसीड्स भी कलेक्ट हो गया, कंपनी की सारी एसेट्स को सोल्ड भी कर दिया। अब बात करते हैं कंपनी को बंद करने के बाद, ठीक है। तो सारा कुछ होने के बाद लिक्विडेटर क्या करेगा, एप्लीकेशन देगा डिसोल्यूशन ऑर्डर के लिए NCLT के पास। NCLT क्या करेगी, एक डिसोल्यूशन ऑर्डर पास कर देगी एंड उस डिसोल्यूशन ऑर्डर को 7 दिन के अंदर सबमिट करना पड़ेगा ROC के पास। लिक्विडेटर सबमिट कर देगा ROC के पास एंड लिक्विडेटर हैज़ टू कंप्लीट द लिक्विडेशन इन 1 ईयर। लिक्विडेटर जो लिक्विडेशन का प्रोसेस को 1 ईयर के अंदर अंदर कंप्लीट करना है एंड लिक्विडेटर कैन अप्लाई टू NCLT फॉर द एक्सटेंशन फॉर द डिले एंड एक्सटेंशन ऑफ डिले के लिए एप्लीकेशन मांग सकता है। ये था सेक्शन नंबर 54 तक का पूरा प्रोविजन लिक्विड डिसोल्यूशन तक। नेक्स्ट बात करता है सेक्शन नंबर 55 से लेकर 58 बात करता है फास्ट ट्रैक इंसॉल्वेंसी के बारे में, जो कि हम पढ़ने वाले हैं। एंड सेक्शन 59 बात करता है कि वॉलंटरी लिक्विडेशन के बारे में, जो कि हम एक न्यू वीडियो में पढ़ेंगे। एंड सेक्शन नंबर 60 से लेकर 67 बात करता है NCLT ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर, मतलब 60 से लेकर 67 बात करता है NCLT NCLT के बारे में, अपील्स वगैरह के बारे में, ठीक है। सेक्शन नंबर 68 से 77 बात करता है पेनल्टीज़ के बारे में। एंड सेक्शन नंबर 78 से बात करता है, सेक्शन नंबर 78 से 187 तक बात करता है फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस इंसॉल्वेंसी पार्टनरशिप वगैरह एंड पार्टनरशिप फॉर्म की इंसॉल्वेंसी, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सेक्शन नंबर 68 से 77 हमने बात किया कि पेनल्टीज़ के बारे में बात करता है। सेक्शन नंबर 60 बात करता है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी इन केस ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर, इन सब द कॉर्पोरेट गारंटर या फिर पर्सनल गारंटर के केस में NCLT होगा, ठीक है। सेक्शन 60 बात करता है कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जो है इस IBC कोड में कॉर्पोरेट डेटर के केस में या फिर कॉर्पोरेट डेटर के केस में या फिर कॉर्पोरेट गारंटर के केस में या फिर पर्सनल गारंटर के केस में NCLT होगा। एंड सेक्शन नंबर 61 बात करता है कि NCLT से आप कोई अपील फाइल कर सकते हो, NCLT के पास अपील जाएगी। सेक्शन नंबर 62 बात करता है कि NCLT से अपील सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगी। सेक्शन नंबर 63 बात करता है कि सिविल कोर्ट के नॉट हैव ए जुरिडिक्शन, सिविल कोर्ट के पास कोई जुरिडिक्शन नहीं है इस कोड में, ठीक है। सेक्शन नंबर 64 बात करता है कि NCLT और NCLT में एक्सटेंड द प्रोसीडिंग अप टू द 10 डेज तक की प्रोसीडिंग को एक्सटेंड कर सकता है। सेक्शन नंबर 65 बात करता है कि इफ़ एनी पर्सन मालिशियस और फ्रॉडलेंट इंडिकेशन से CRP की एप्लीकेशन फाइल करता है या फिर लिक्विडेटर की एप्लीकेशन फाइल करता है, तो CRP की एप्लीकेशन अगर वो मालिशियसली या फिर फ्रॉडली एप्लीकेशन फाइल करता है तो उसके ऊपर NCLT पेनल्टी लगा सकता है अप टू 1 करोड़, ठीक है। या फिर लिक्विडेशन में कोई अगर फॉल्स क्लेम सबमिट करता है तो 1 लाख से लेकर 1 करोड़ तक की पेनल्टी उसके ऊपर लग सकती है, ठीक है। सेक्शन नंबर 66 बात करता है, सेक्शन नंबर 66 बात करता है कि कोई भी फ्रॉडलेंट ट्रेडिंग, ठीक है, या फिर रॉन्गफुल ट्रेडिंग कॉर्पोरेट डेटर ने की है विद द क्रेडिटर्स, देन द क्रेडिटर्स कॉर्पोरेट डेटर इज लायबल टू मेक द कंट्रीब्यूशन टू द असेट्स ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर बाय द ऑर्डर ऑफ NCLT, ठीक है। अगर सॉरी कोई भी कॉर्पोरेट डेटर ने कोई भी फ्रॉडलेंट ट्रेडिंग या फिर रॉन्गफुल ट्रेडिंग की है, उस केस में कॉर्पोरेट डेटर को ऑर्डर कर सकती है NCLT की कंट्रीब्यूशन देने के लिए फॉर टू द असेट्स ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर। नेक्स्ट बात करता है सेक्शन नंबर 67 बात करता है, सेक्शन नंबर 67 बात करता है कि NCLT में इनिशिएट द प्रोसीडिंग अंडर द 66। सेक्शन नंबर 66 में कोई भी प्रोसीडिंग अगर कंपनी ने कोई भी फ्रॉडलेंट ट्रेडिंग की है फिर रॉन्गफुल ट्रेडिंग की है तो उस केस में NCLT सेक्शन नंबर 67 में कोई भी प्रोसीडिंग इनिशिएट कर सकती है अगेंस्ट द कॉर्पोरेट डेटर। ये था सेक्शन नंबर 67 तक। लास्ट सेक्शन नंबर 68 से लेकर 77 तक बात करता है पेनल्टीज़ के बारे में, जो एक सेपरेट वीडियो में पढ़ने वाले हैं।